एक एम्पूल में कितने एमएल है? तो 2 एमएल है, वो 1 ग्राम का है, तो 1 एमएल कितने का हुआ? 500 mg का। लिख दो। बदले कैसे? अच्छा, एक सवाल और मेरा, 100 ग्राम, उसके ऊपर लिखा है 1%। क्या लिखा है? 1%। अच्छा, 1% क्यों है? तीसरा क्वेश्चन, आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट का वायल देखा होगा, 10 ml का आता है, उसके ऊपर 10% लिखा है। आपने एन एसिटिलसिस्टीन का वायल देखा होगा, 5 ml का आता है, उसके ऊपर 20% लिखा हुआ है। ये सब का मीनिंग क्या है? देखो, सीधा तरीका है, कभी भी परसेंटेज से ग्राम में बदलना हो तो कुछ नहीं करना। जैसे एग्जांपल के लिए एमजीएसओ कितना परसेंटेज का आता है? 50% का आता है। कितने एमएल की वाइल है? 2 ml। पीसीएम 1% है, कितने एमएल की वाइल है? 100 ml की वाइल है, ये पीसीएम है। सुनना, सबको एक साथ कर लेंगे सॉल्व। ये क्या है? MgSO4 है, जरूरी है, नॉट सेट में इक्वेशन आता है, कैलकुलेशन। तीसरा, एन एसिटिलसिस्टीन, जिसको नेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेक। नेक की वाइल होती है, वो 20% की होती है और वो 5 ml का आता है। कितने ml का आता है? एक में कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% का होता है और वो 10 ml का आता है। अगर मैं बोलूं ये सारे 1 ग्राम है, सब 1 ग्राम है, MgSO4 भी 1 एम्पूल 1 ग्राम है, पीसीएम भी 1 एम्पूल 1 ग्राम है, एक वाइल है तो 100 ml वाला 1 ग्राम है, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी 1 ग्राम है। कैसे? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100, पर 100। कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटा के बटा 100 लिख दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो परसेंटेज को हटाना है, 50 बटा 100 इंटू 2, ग्राम आ जाएगा आंसर। एक एम्पूल में कितने ग्राम आंसर आ जाएगा? अब इसमें देखो, इसमें करो 1%, एक परसेंटेज को हटाओ, क्या लिख दो? बटा 100। कितने एमएल का है? स्नैक 20 बटा 100, कितने एमएल का है? 5। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 बटा 100 इंटू 10, सबका आंसर करोगे 1 आएगा, देख लो सबका। 50 इंटू 2 कितने होते हैं? 100 बटा 100 कितने होते हैं? तो एक एम्पूल 1 ग्राम का होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 2 ml इक्वल टू 1 ग्राम, नॉट 1 ml इक्वल टू, क्योंकि एम्पूल कितने ml का है? 2 ml का है। 1 एम्पूल इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 ml इज इक्वल टू 500 mg। मैंने 10 ग्राम पूछा था, 10 ग्राम में 10 एम्पूल लगेंगे, 20 ml देना पड़ेगा। सबका आंसर था 10 ml। समझ में आया? अभी नहीं आया, सुनो। एक एम्पूल 1 ग्राम का MgSO4 का, बस इतना याद करो, कभी याद नहीं हो, MgSO4 का एक एम्पूल 1 ग्राम का है, और एक एम्पूल में कितने ml है? तो 2 ml है, वो 1 ग्राम का है, तो 1 ml कितने का हुआ? 500 mg का हुआ। इतना तो याद रहेगा। MgSO4 1 ml का है, वो 500 mg का है। तो कभी डॉक्टर बोले ना 500 mg देना है, तो आप 1 ml दोगे, जाके पूछना मत तो कैसे कैलकुलेट करूं। हमारे सारे नए नए नर्सिंग ऑफिसर पूछते हैं, फिर मैंने कहा किसी डॉक्टर के जाके नहीं पूछा, स्टाफ ऑफिस में पूछ लो, नहीं आया तो किसी को। वो डॉक्टर आपस में एकल बैठे हंसते हैं, इनको ये भी नहीं आता, सच में ऐसे बोलते हैं, इनको ये भी नहीं आता। तो ऐसे नहीं करना है, वैसे बेसिक बात है। अब पीसीएम 1% क्यों लिखा है? 1% का मतलब है 1 बटा 100 इंटू 100, देखो 1 इंटू 100 कितना हुआ? 100 बटा 100 कितना हुआ? 1। 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 1000 mg, तो एक पीसीएम 1000 mg का है। 100 ml वाला पीसीएम कितने का? 1 ग्राम का, ये तो आपको पता ही है ना। तो 1% इसलिए है कि 100 ml का, इसलिए 1% है। 10 ml का होता तो 10% होता है ना, 5 ml का होता तो 20% होता। अब देखो 20%, 20 बटा 100 इंटू 5 करना, 20 इंटू 5 कितना हुआ? 100 बटा, तो N-acetyl-cysteine का जो एक वाइल 5 ml का आता है, सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर गलती यहाँ करता है। नेक का इन्फ्यूजन बनाना किसी को पता ही नहीं चलता कैसे बनाए। तो इतना याद रखना, एक 5 ml वाला है वो 1 ग्राम का है, तो 1 ml है वो 200 mg का है। 1 ml, 5 ml 1000 mg का है, इसका मतलब 1 ml 200 का हो गया ना, क्योंकि ये 5 ml का होता है। इसके ऊपर लिखा होता है कितना परसेंटेज है। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना परसेंट का आता है? 10, तो 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। 100 बटा 100 कितना हुआ? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक वाइल भी 1 ग्राम का है। कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटा के बटा 100 कर दो, जितना एमएल का इतना एमएल लिख दो। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, खुद ही बता दोगे। ऐसा कोई वाइल है जो बेसिक है कि वो 20% है और वो 5 ml का है, पेशेंट को 400 mg देना है, कितना एमएल दोगे? 20% का वाइल है, वाइल के ऊपर कितना लिखा है? 20%, और वाइल 5 ml का है, और पेशेंट को कितना एमएल दोगे? कह रहे कितना है? मैं बोल रहा हूँ ना, तो डिमांड कह रहा हूँ ना, 400 mg देना है, 100 ml दोगे ना। 400 mg देना तो हो गया ना, कि एक में 200 है, एक में 200 है तो 2 ml में 400। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, जब ब्लड कैलकुलेशन पढ़ोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं सारी चीजें यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बट इतना कह रहा हूँ, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख दो, जितने एमएल का है इंटू एमएल लिख लो, आपका आ जाएगा पूरे वाइल का वेट आ जाएगा, पूरे वाइल का वेट आएगा इसमें। एक और सिंपल तरीका दो, अभी सोचो कि ऐसे कैसे, समझ में नहीं आया, सुनो। कुछ नहीं करना, निकालने का तरीका है, ये जैसे 50% है और 2 ml का है, तो आपको परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लिख देना, और जितने ml का है उतना ml लिख दो। वाइल कितने ml का है? जितने ml है। अब ये पूरे एम्पूल है ना वाइल, उसका वेट आएगा और वो ग्राम में आएगा। सोच लो, 1 ग्राम में आएगा, 2 ml का है तो इंटू 2 कर लिया, 50 इंटू 2 बटा 100, 100.1 ग्राम का एक एम्पूल है। अब आपको पता है कि ये 2 ml का 1000 mg है, तो 1 ml इक्वल टू 500। अब तो समझ में आया क्या? आप भी नहीं आया ना तो कैलकुलेशन पढ़ लेना, मैं अभी पूरा नहीं पढ़ूंगा, सब ठेका नहीं ले रखा। अब नेक्स्ट, इसलिए कहते हैं कि नर्सिंग वालों की सबसे कोई वीक होती है तो होती है मैथ। इतनी क्या वीक है, समझ में नहीं आ रहा, सच में वीक है। आपकी मैथ की ट्यूशन लेनी पड़ेगी मुझे। बोल दिया सर, जैसे कि मैं 24 घंटे में 48 घंटे है ना मेरे पास।
एक छोटा क्वेश्चन पूछूं मैथ का, पूछ लो, पूछ लो क्या? सुन लो, एक आपका सब्जेक्ट है एमएसएन, एक पीडिया, एक साइकेट्रिक, एक ओबीजी। चार बुक्स पढ़े कितने पढ़े? पांच। एक है एमएसएन, एक है पीडिया, अभी पांच ले रहे हैं, एक साइकेट्रिक, एक ओबीजी, एक कुछ भी लो कुछ। चलो भाई सी ले लो, ठीक है। सुनना अच्छे से, टोटल जो पेपर था वो एग्जाम्पल के लिए 200 नंबर का था। कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। ऐसा बोले कि 200 नंबर का पेपर था, उनमें से आपके नंबर आते हैं, इतना टफ पूछूंगा तुम्हें आएगा नहीं, इजी करने दो। नहीं नहीं, तुम्हें बहुत, तुम्हें आएगा नहीं। इसमें आपके 20 नंबर आए हैं एग्जाम्पल के लिए, इसमें आपके 40 नंबर आए हैं, इसमें आपके 60 नंबर आए हैं। सुनना, सब्जेक्ट कितने किए? पांच किए, छह, पांच किए ना। इसमें आपके 80 नंबर आए हैं। सुनना अच्छे से पूरा का पूरा, काउंट करना तो मेरे को साथ साथ में। तो जरूरी है पेपर के नंबर बढ़ा सकता हूँ ना, नंबर भी तो बढ़ा सकता हूँ, सीधे बढ़ा सकता, नंबर सीधे में ज्यादा आया, मैं क्या करूँ? अब ऐसा बोलते हैं एग्जामिनर कि जो इसमें जो नंबर आए हैं वो सिर्फ टोटल नंबर के 5% है, टोटल नंबर के 5% है। तो आप हमें बताइए कि जो टोटल नंबर थे वो 400 है, तो सीएचएन में नंबर कितने हैं? टोटल नंबर आए हैं 400, तो सीएचएन में कितने आए हैं? करते हैं वैसे, उसमें तो नंबर जोड़ के बता दिया इन्होंने। ये तो नंबर जोड़ के बता दिया, सब 200 ये हो गए और 200 ये, ऐसे जोड़ के बता दिया आपने, ऐसे करके बता दिया ना। हाँ मैं समझ गया, तुमने टोटल कर लिया ना। इसमें नंबर आए आपके 50, कितने हैं? 50। और एग्जामिनर ऐसा बोलता है ये जो नंबर है ये 20% है, और ऐसा एग्जामिनर कहता है कि सीएचएन में नंबर 60% आए हैं। तो बताओ कितने नंबर आए सीएचएन में? अब बताओ, देखें सॉल्व करके। मैं नंबर बता ही नहीं रहा, किसी का 20% 50 है तो 60% कितना होगा, बस इतना ही आंसर है। एमएसएन में आपके 20% नंबर आए हैं, वो 50 है, और सीएचएन में 60% नंबर आए हैं, तो वो कितने होंगे? अरे 20% 50 है, इसका मतलब पूरा का पूरा 100% है, वो 250 है, और 250 का 60% कितना होता है? 150 होता है। कितना होता है? 150 होता है। अब इस बेसिक पढ़ाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, मैं अभी बताऊंगा नहीं, मेरे को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, PIH। हाँ लिखूं मैं, हाँ यही। सुनना, प्लीज ध्यान देना। PIH प्रेगनेंसी, क्या हुआ? कोई दिक्कत होगी? क्या हुआ? मेरे को जैसे शक की नजरों से क्यों देख रहे हो? है? नहीं ऐसे मेरे को ऐसे देख रहे जैसे मैंने सब एक दूसरे की तरफ देख रहे, क्या हो रहा है? क्या है भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ? सही है ना सब? मेरे को डाउट हो रहा है, लड़कियां कुछ बोलती नहीं है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, कोई समझेगा मुझे? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कोई समझेगा? हाँ, 20 वीक के बाद ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, अच्छा ये हो सकता है। और कोई और कुछ ऐड करना चाहो? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या क्या आता है? एक आता है, सुनो, एक आता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्या आता है? एक आता है प्री एक्लेम्सिया, क्या आता है? एक आता है सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया, क्या आता है? सुन लेना, गलत हो जाएगा। और एक होता है एक्लेम्सिया। एक और बच गया, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं है बट हाइपरटेंशन है वो, उसको बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? आप मुझे ये बता दो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है बस। ऐसा हाइपरटेंशन, क्रॉनिक का मतलब क्या है? पहले से चला आ रहा, जिसका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना। तो ऐसे बोल सकता हूँ हाइपरटेंशन ड्यू टू एनी अदर मेटाबॉलिक रीजन, या ऐसा बोल सकता हूँ हाइपरटेंशन ड्यू टू एनी किडनी, लीवर, फेफड़ा, हाथ पैर माथा खोपड़ी, किसी और रीजन से है, चाहे डायबिटीज की वजह से है, चाहे ट्यूमर की वजह से है, किसी की वजह से है, मतलब जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी था, उसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्या ये समझ में आ गया? तो किसी और अदर रीजन से जो हाइपरटेंशन है और प्रेगनेंसी में भी रहता है उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या ये समझ में आया? या मैं ये बोल दूं कि प्रेगनेंसी के पहले 20 वीक में जो हाइपरटेंशन होता है वो भी क्रोनिक होता है, सही है। फर्स्ट 20 वीक में जो हाइपरटेंशन होता है उसको भी क्रोनिक ही बोलते हैं, क्योंकि पहले से ही है वो। गेस्टेशन होगा वो 20 वीक के बाद होगा। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की डेफिनेशन आफ्टर 20 वीक है, बिफोर 20 वीक गेस्टेशन में नहीं आता। अब उन्हें से बोलते जरूर है लेकिन नहीं आता, थ्योरेटिकल नहीं आता। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है? या बिफोर प्रेगनेंसी
या फर्स्ट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन ड्यू टू एनी अदर रीजन इज कॉल्ड क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्या ये क्रोनिक हाइपरटेंशन क्लियर हुआ? तो क्रोनिक हाइपरटेंशन आप लिख सकते हो कोई किडनी का, कोई ब्रेन का, कोई लीवर का, कुछ भी और रीजन की वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से हाइपरटेंशन है वो क्रोनिक। अब एक है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऐसा हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी के आफ्टर 20 वीक, बट याद रखना ओनली हाइपरटेंशन, इसके अंदर प्रोटीन यूरिया ऐड नहीं है। फीमेल को प्रोटीन यूरिया नहीं होना चाहिए, एडिमा नहीं होना चाहिए, ओनली हाइपरटेंशन है तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, नहीं तो प्रीएक्लेम्सिया है। समझ में आ गया? आफ्टर 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी द पेशेंट्स क्या showing the symptoms of hypertension is called hypertension, not proteinuria, not edema। ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों है तो प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन प्री एक्लेम्सिया की बताओ देखें। अगर सही से बता दी तो मैं मानूंगा सच में तुम अच्छे इंसान हो सब, वरना वैसे भी अच्छी हो। एक फीमेल है, जब वो 10 वीक की थी तब उसको हाइपरटेंशन था, 20 वीक के बाद भी उसको हाइपरटेंशन प्रोटीन एडिमा, तो क्या उसको प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे? प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन ये है, प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव नॉन प्रोटीन यूरेटिक फीमेल, 20 वीक से पहले फीमेल को कुछ नहीं था, 20 के बाद में प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन दोनों है, और एडिमा साथ में ऐड कर दो चाहे मर्जी हो तो, जरूरी नहीं है। प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन 20 वीक के बाद नया फ्रेश प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव नॉन प्रोटीन यूरेटिक को क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया। क्या बोलते हैं? 20 वीक से पहले कुछ नहीं था उसको, तो अब प्री एक्लेम्सिया के आगे क्या लिखा है? सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है, प्री एक्लेम्सिया से थोड़ा अलग है, जो अभी आपने बताया वो है। सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया क्या है? क्रोनिक हाइपरटेंशन की क्या डेफिनेशन थी? 20 वीक से पहले जिसको हाइपरटेंशन है। तो अब सुनो, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया का मतलब है जब फीमेल 20 वीक से पहले प्रेग्नेंट थी तब उसको सिर्फ हाइपरटेंशन था, जिसका मतलब हाइपरटेंशन ड्यू टू अदर रीजन, मतलब उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन था। 20 वीक से पहले वाले को क्या बोलते हैं? तो क्रोनिक हाइपरटेंशन 20 वीक के बाद में ऐड हो जाएगा उसमें क्या? प्रोटीन यूरिया, तो हम उसको सिर्फ प्री एक्लेम्सिया नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। कि हाइपरटेंशन तो पहले से ही था, अब हाइपरटेंशन के साथ में प्रोटीन यूरिया ऐड हुआ है, तो इसका नाम हो गया सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। जैसे एग्जांपल करो साइकेट्रिक में, सुपर इम्पोज्ड डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन था और कैसे आ गया डिप्रेशन, जैसे कुछ था, तो ये भी क्या है? हाइपरटेंशन था और हाइपरटेंशन के साथ में प्रोटीन यूरिया ऐड हो गया, और प्री एक्लेम्सिया में कुछ नहीं था, जो कुछ है नया है, बट प्रोटीन यूरिया है। समझ में आया? और प्री एक्लेम्सिया के साथ में सीजर ऐड हो जाए, एक्लेम्सिया। क्या सारी बातें समझ में आई? क्या सारी बातें समझ में आई? तो क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब लिखोगे हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी एंड और विद इन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू एनी अदर रीजन लाइक दैट। क्या रीजन हो सकता है? कोई भी लिख दो, रीनल कॉज, कार्डियक कॉज, मतलब सीरियस कॉज, मेटाबॉलिक कॉज। हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉज होते हैं? जो भी क्रियोक्रोमोसाइटोमा है, कोई सिस्टमेटिक लूप इरिथमेटिस की वजह से हो गया, कोई भी अदर रीजन जिसकी वजह से दुनिया में हाइपरटेंशन होता है। भाई फीमेल को कोई भी दिक्कत हो सकती है ना, पहले से दिक्कत वाली को क्या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? या हो सकती है ना, कोई अदर रीजन की, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक हाइपर। क्या क्रोनिक हाइपरटेंशन समझ में आ गया? हाँ या ना? हम्म, अभी लिखूंगा ना तो बताऊंगा ना। प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर, प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर, वैसे तो लिखवाना बाकी है ना, इसलिए प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर। सीधा सीधा आता है, जिसको हाइपरटेंशन नहीं उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। और प्री एक्लेम्सिया के साथ सीजर आता है, उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते, उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। अब मैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बताऊं, क्रोनिक हाइपरटेंशन समझ आ गया? हाँ या ना? ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बताएं, बोल जाओ। क्या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन डिस्कस करें? लिखवाऊं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन? लिख लिया सबने? ऐसे ऐसे भी आता है मुझे मिटाना, ऐसे भी आता है। तुम सोच पे आते नहीं है ना। अब आता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर है, बट ओनली हाइपरटेंशन नॉट प्रोटीन यूरिया। मुझे पता है आपके पास डाइजेस्ट नहीं हो रही काफी लोग, सर ऐसा थोड़ी होता है, होता है, होता है, मुंह फुलाओ, आई डोंट केयर। हाइपरटेंशन आफ्टर, असली किसी को पकड़ना हो ना सच में कि ये बातें करते पढ़ते हैं, लिखते लिखते तो पता चलेगा कौन अपना शुभ चिंतक है। एक्चुअली शुभ चिंतक की डेफिनेशन क्या होती है पता है? जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा शुभ हो रहा है तो हमें चिंता होने लगती है, उसको बोलते हैं शुभ चिंतक। सही नहीं है? शुभ होने पे चिंता होना शुभ चिंतक कहलाता है। हाँ, लिखो फटाफट, लिख लिया? अब बताता हूँ प्री एक्लेम्सिया क्या बताऊँ, डन। ओम विष्णु, ओम विष्णु, जल्दी लिखो।
लेकिन क्या बात है प्री, वैसे तो पूरा आगे पढ़ाऊंगा प्री एक्लेम्सिया, बस शॉर्ट में प्रोटीन यूरिया, रेज्ड बीपी, इडिमा, पी आ रही है, प्रोटीन यूरिया, रेज्ड बीपी, इडिमा, कब? आफ्टर 20 वीक। और लेकिन न्यू केस, ओ माय गॉड, वाओ, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, वर्सेटाइल, वंडरफुल। देखो लिख दिया। सुपर इम्पोज को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में लिखूंगा। और अब आता है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया को बोल दो प्री एक्लेम्सिया प्लस इतना समझ में आया? ओके, सुपर इम्पोज वैसे इतना ही है, अपनी भाषा में लिख लो, बाकी आगे पढ़ेंगे, अपनी भाषा में तो लिख दो। सुपर इम्पोज का मतलब है क्रोनिक हाइपरटेंशन। कौन सा हाइपरटेंशन? वो आगे किसमें चेंज हो गया? चेंज इनटू प्री एक्लेम्सिया। क्रोनिक हाइपरटेंशन अगर प्री एक्लेम्सिया में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब ऑलरेडी हाइपरटेंशन था और साथ में प्री एक्लेम्सिया 20 वीक के बाद, तो 20 वीक से पहले क्रोनिक था और बाद में उसको प्री एक्लेम्सिया हो गया, तो सुपर इम्पोज डबल हो गया उसको। ये तो हो गया एकदम शॉर्ट शॉर्ट। और तुम्हारी बज गई 7:30। रुको अभी जा रहे हो, अभी जा रहे हो, इस घड़ी में तो बजी 7:22, मेरे घड़ी में 7:25। अभी टाइम नहीं हुआ बाबू, ना अभी कोई टाइम नहीं हुआ, नो नो नो। आगे बढ़े, प्लीज सुनो। ये हो गया, देखो देखो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान इज जरूरी, ज्ञान इज जरूरी थिंग्स, दिस थिंग्स इज नॉट पाई जाती एनीवेयर। गलत है इंग्लिश, नॉट पाई जाती एनी, इट इज फाउंड इन सच स्पेशल पैलेस लाइक दैट गुड पैलेस। पैलेस मतलब भवन बड़ा वाला अपने वाला। और सुनो ये हो गया ना, ये सब डेफिनेशन शॉर्ट में होगी। हाइपरटेंशन, वाह, हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या होता है कल पढ़ेंगे।
पढ़ के आयो, पढ़ के आयो। ये जो बेल्ट है यहाँ से लेके इसके बीच में, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से खुद खड़े होकर क्लास से बाहर चले जाना, क्लियर कट। वैसे सब कैमरा देख रहे हैं और अभी आधा घंटे में सर खुद आ जाएंगे, या तो या खुद चले जाना, खुद चेक कर रहे हैं। जब कल क्लास में कुछ आपने ऐसे अनवांटेड वर्ड बोले हैं, क्यों बोले, किसके लिए बोले, क्यों बोले, जिसने बोले उसको पता है, या तो ईमानदारी से खड़े हो जाना, या ये बोलने का हक किसने दिया आपको? आप यहाँ पर कोचिंग कर रहे हो, पढ़ने आए हो, किसी को पर्सनली कुछ भी ऐसा वैसा बोलना। आप यहाँ पर कोचिंग कर रहे हो, किसी और की सिस्टर यहाँ पर कोचिंग कर रही है, किसी और कोचिंग में आपकी सिस्टर कोचिंग कर रही है, वहां पर उसके ब्रदर कोचिंग कर रहे हैं। आप किसी के लिए ऐसा वर्ड बोलते हो, आपकी सिस्टर के लिए ऐसे वर्ड सुनोगे आप? जो ऐसा बोलते हैं क्या वो सुनेंगे? क्या क्या आप चाहते हो जो वर्ड आप किसी की सिस्टर के लिए बोलो, क्या आपकी सिस्टर के लिए ऐसे वर्ड आप सुनोगे? क्या सुनना चाहेगा कोई? तो जिसने भी बोला है, जो भी बोला है, ईमानदारी से खड़े होके चुपचाप अशोक सर के पास चले जाना अभी कभी, हमें सब पता चल जाएगा किसने बोला है। ये गलतफहमी निकाल देना तुम्हारी। तुमने यहाँ पढ़ाई करने की फीस दी है तो पढ़ाई मिल रही है, बदतमीजी करने की फीस नहीं दी है। अगर तुम बदतमीजी करते हो तो उसका उसी टाइप से डील किया जाएगा जैसे बदतमीज इंसान को किया जाता है। जिसने जो भी बोला है चुपचाप खड़े हो गए, पता चल जाएगा, वरना इंसल्ट करके निकाला जाएगा। हो सके गलती से निकल गया हो, जैसे भी निकल गया हो, जो भी हो, नीचे चले जाओ अपने आप चुपचाप। और ऐसा नहीं है कि बोला नहीं है और ऐसी आवाज तो आई नहीं है, बिना बोले तो आवाज निकली नहीं है। जो चीज आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक्सेप्टेड नहीं है या स्वीकार नहीं करते हो, दूसरों के लिए क्यों बोलते हो? किसी को पर्सनली किसी भी चीज के लिए क्यों बोला जाता है? जो चीज आप अपने लिए एक्सेप्ट करते ही नहीं है, तो किसी के लिए बोलने का हक किसने दिया आपको? मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी, जिसको भी लगे कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, उसमें फायदा है उसका। हमारे पास 2-3 रास्ते हैं उसको पता करने के, कि सबके सामने इंसल्ट करेंगे उनकी, जो भी है। बहुत हो गए तुम्हारी बदतमीजी। हाँ, किसी जोक के लिए बात करना ठीक है, हंसना ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर, पर्टिकुलर किसी को पिंच करके, पर्टिकुलर किसी के ऊपर टारगेट करके कोई भी वर्ड बोलना कहीं पर भी एक्सेप्टेड नहीं है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। हमारा भी हक नहीं है कि हम किसी को टारगेट करके कुछ गलत तरीके से वर्ड बोले। हमने फीस ली है तो सिर्फ पढ़ने की फीस ली है, गलत बोलने की नहीं ली है। आपने फीस दी है तो सिर्फ पढ़ने की फीस दी है, गलत बोलने की नहीं दी है। तो ना हमें हक है, ना आपको हक है। आप ये भूल जाना कि हम पीछे बैठ के मुंह नीचे करके कुछ भी बोल लेंगे हम बच जाएंगे। तुम किस से बचोगे? यहाँ टीचर खड़ा हुआ शायद नहीं सुन पाएगा, आपको पास आसपास में जो लोग बैठे हैं वो आपके बारे में क्या राय रखेंगे? फिर आपको लगता होगा कि आपकी बातें वो हंस रहे हैं, हंस नहीं रखे, वो सुन रहे हैं कितना बेचारा है, क्या क्या आपके बारे में बातें कर रहा होगा। जो भी सुन रहा है या सुन रही है, जो भी क्या सोच रहा होगा। मैं सिर्फ मेरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको भी लगे आपका ही फायदा है जानने में, हमें तो पता है सब। इतनी बात थी, समझ जाना अपने आप। एक था गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक था क्रोनिक हाइपरटेंशन, एक था फ्री एक्लेम्सिया, एक सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया और एक एक्लेम्सिया। हाँ मैम आप बता देखिए, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? सेकंड, हाँ। क्रोनिक हाइपरटेंशन किसमें चेंज हो जाता है? प्री एक्लेम्सिया में चेंज हो जाता है। तो फीमेल को जब प्रेग्नेंट नहीं थी तब हाइपरटेंशन होगा, हाँ हाँ, और पहले 20 वीक में प्रेजेंट है, और उसके बाद में ऐड हो गया क्या? हाइपरटेंशन से प्रोटीन यूरिया ऐड हो गया, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन क्या होती है? previously normotensive, non-protein uretic female, now fresh complaint after 20 week hypertension plus proteinuria is called preeclampsia। और preeclampsia के साथ में सीजर आ जाए तो eclampsia। gestational hypertension का मतलब only hypertension after 20 week of pregnancy। और chronic का मीनिंग तो आपको पता ही है, पहले या फिर फर्स्ट 20 वीक या फिर बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। आपका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए प्रेगनेंसी 40 वीक की है तो इसको दो भागों में बांटते हैं, तो फर्स्ट हाफ कौन सा हुआ? फर्स्ट 20 वीक। सेकंड हाफ कौन सा हुआ? तो हाफ का मतलब होता है 20 वीक से पहले पहले को फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ का मतलब है 20 से 40 वीक को बोलते हैं सेकंड हाफ। ऐसा भी आ जाए क्वेश्चन कि प्री-एक्लेम्सिया कब होता है? सेकंड हाफ में होता है मोस्टली, है ना? प्री-एक्लेम्सिया में वेट गेन होता है कि वेट लॉस होता है? ज्यादा वेट गेन होता है, जितना होना चाहिए उससे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फीमेल है उसमें वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको क्या हो सकता है? पीआईएच हो सकता है, प्री-एक्लेम्सिया हो सकता है ना? ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन प्री-एक्लेम्सिया का साइन है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होगा तभी तो ब्लड वेसल्स में भी फ्लूइड होगा, तभी एडिमा होगा, प्रोटीन यूरिया होगा तभी तो एडिमा होगा ना, उसकी वजह से क्या हो सकता है? वेट गेन हो सकता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। नॉर्मली ऐसा बोलते थे कि 140/90 से बीपी ऊपर हो जाए उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, या फिर सिस्टोलिक 30 बढ़ गई या डायस्टोलिक 15 बढ़ गई या मैप बढ़ गया, या टोटल मैप कितना हो गया 105 से ज्यादा हो गया। कम से कम 2 रीडिंग, कम से कम कितनी रीडिंग? एक रीडिंग तो कोई एंजाइटी की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, और कोई रीजन 6 घंटे के गैप से कोई 2 रीडिंग जिसमें अगर हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ हो, बीपी बढ़ा हुआ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपरटेंशन। ये पुरानी गाइडलाइन है। नई गाइडलाइन ये है, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ये कहता है, ये अमेरिकन न्यूयॉर्क अमेरिकन हेल्थ एनएचए वो ये कहता है, पहले क्या गाइडलाइन थी कि 120/80 इज नॉर्मल बीपी, पहले ये बोलते थे, अभी भी यही बोलते हैं। 120 से 140 तक को हम बोलते थे प्री हाइपरटेंशन बोलते थे। क्या बोलते थे? अभी चेंज हो गया, 120 से 129 तक को प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, 130 से 140 को स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं, और 140 से ऊपर को स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। 80 तक डायस्टोलिक बीपी 80 तक नॉर्मल है, 80 से 89 को अपन बोल देते हैं उसको स्टेज 1, और 89 से ऊपर होता है उसको क्या बोल देते हैं? मतलब 90 से ऊपर होता है उसको क्या बोल देते हैं?
स्टेज 2। पहले गाइडलाइन कुछ और थी, अब गाइडलाइन थोड़ी चेंज हो गई है, तो पहले इतना सा लिख लो, फिर नई गाइडलाइन वाली बात भी बता देंगे। वैसे आपने कार्डियोवास्कुलर में पढ़ोगे आप हाइपरटेंशन की नई गाइडलाइन वाली डेफिनेशंस। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूल ऑफ हाफ कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है? रूल ऑफ हाफ, रूल ऑफ हाफ हाइपरटेंशन में। ये भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, रूल ऑफ हाफ कौन सी डिजीज का पता लगाने के लिए एक स्क्रीनिंग है, उसको बोलते हैं। रूल ऑफ हाफ का मीनिंग क्या है? रूल ऑफ हाफ का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? रूल ऑफ हाफ का मीनिंग क्या होता है? मैम आप, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी बोलो, देख। रूल ऑफ हाफ का मीनिंग क्या है? हाफ का मतलब आधा, रूल का मतलब एक ऐसा रूल है जिसमें ये बोला गया है कि जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, आधे लोगों को ही पता है कि मुझे हाइपरटेंशन है, क्योंकि साइलेंट किलर है, क्योंकि इसमें साइन सिम्टम तो आते नहीं है, सीवियर नहीं होता हाइपरटेंशन जब तक सिम्टम्स नहीं आते। तो हम किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको तो बीपी की समस्या है। तो मीनिंग क्या हुआ? रूल ऑफ हाफ का मतलब दुनिया के जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, उनमें से आधे लोगों को ही पता है कि मुझे हाइपरटेंशन है, और उनमें से आधे लोग ही हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लेते हैं। जितने लोगों को हाइपरटेंशन पता भी चल जाए ना, तो लोग एक बार ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, वो वापस जाएंगे नहीं, वो बोलेंगे गांव वाले लोग कि मैं अभी जाऊंगा तो फालतू बीपी की समस्या बता देगा, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा होता है कि मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बता देगा कि तेरे को बीपी है ज्यादा, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो वो जाते ही नहीं है। तो इसलिए आधे लोग ट्रीटमेंट ले पाते हैं, लेते ही नहीं है। और हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है। जब हाइपरटेंशन लंबे समय से रहता है, वेजोस्पाज्म होता है, तो ब्रेन में वेजोस्पाज्म होगा, सर्कमओकुलाई जो ब्रेन को आर्टरी सप्लाई करती है, सर्कमओकुलाई बोलते हैं उसको, है वो डैमेज होने लगती है, रीनल आर्टरी डैमेज होने लगती है, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई ज्यादा जाएगा नहीं। ऐसे करते करते या तो स्ट्रोक हो जाएगा लंबे समय बाद, या उसको किडनी फेलियर हो जाता है। हाइपरटेंशन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रीनल फेलियर, इसका पहला कॉज आता है। जैसे आपको तो प्री रीनल फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कार्डियक डिजीज है। प्री रीनल का मतलब क्या हुआ? रीनल से पहले पहले कौन है? हाइपरटेंशन मतलब कोई ना कोई कार्डियक है। प्री रीनल का मतलब किडनी वजह नहीं है, किडनी से पहले पहले ऐसा कौन सा कॉज है जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है? कार्डियक कॉज है, कार्डियक हाइपरटेंशन। तो कुल मिला के बात यह है कि हाइपरटेंशन जब सीवियर होता है तब हमें पता चलता है। तो दुनिया के आधे लोगों को हाइपरटेंशन होता है, वो पता ही नहीं चलता है बेटा, तो इसलिए रूल ऑफ हाफ बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की डाइट यूज करते हैं, कोई बताएगा कौन कौन सी डाइट यूज करते हैं हाइपरटेंशन? एक तो होती है डैश डाइट। कौन सी डाइट? एक होती है कैंपनर राइस फ्रूट डाइट, कैंपनर राइस फ्रूट डाइट। हाइपरटेंशन में मोस्टली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम खाना चाहिए, कौन सा एलिमेंट कम खाना? सोडियम, क्योंकि सोडियम ज्यादा खाओगे तो वाटर का रिटेंशन करवाएगा, है ना। डैश की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसी डाइट यूज करना जिससे हाइपरटेंशन कम हो, मतलब सोडियम वगैरह कम खाओगे ना। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और कैंपनर नाम का कोई पर्सन था, उसने बोला फ्रूट्स ज्यादा खाने, फ्रूट्स में लिक्विड थोड़ा ठीक रहता है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स ज्यादा खाने, कैलोरी मैक्सिमम 2000 लेनी है, विटामिन अच्छा लेना है, फ्रूट्स ज्यादा खाने और कैलोरी 2000 तक लेना है, और सोडियम कम लेना है। उसको मिला के ये बोलते थे कैंपनर राइस फ्रूट डाइट। कैलोरी इसमें 2000 तक होती है, फ्रूट अच्छे होते हैं, सोडियम कम होता है, और विटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन, इसको हम बोलते हैं कैंपनर राइस फ्रूट डाइट। न्यूबॉर्न में साइलेंट किलर किसको बोलते हैं? हाइपोथर्मिया को, हाइपोथर्मिया। अडल्ट में हाइपरटेंस। आगे बढ़े, ये लिख लिया आपने? कोई पेशेंट है, उसका बीपी है 150/90, उस पेशेंट का मैप कितना होगा? 150/90, 150/90 ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर कितना है? ब्लड प्रेशर है 150/90, सिस्टोलिक बीपी 150, डायस्टोलिक 90। तो उस पेशेंट का मैप मीन आर्टीरियल प्रेशर, सबका आंसर आ गया 110। ऐसा कौन है जिसका आंसर 110 नहीं है? सॉल्व किया किसने? किया सॉल्व? किसने सॉल्व नहीं किया ये बताओ? आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं करके दूं? तो क्यों नहीं किया? मैंने बोला 150/90 बीपी है, मैप कितना होगा, कौन सॉल्व करेगा? किसने सॉल्व नहीं किया? मैं बेवकूफ हूं, बता रहा हूं, मेरे को क्या शौक है? कहा नहीं किया, आ ही नहीं रहा। कैसे नहीं किया? कभी नहीं किया? नहीं किया? आप बताना इधर। आता ही नहीं, आपको भी नहीं आता? मैप निकालना नहीं आता? सही में नहीं आता? मैप निकालना नहीं आता? आप कोई बीपी बोलो, आप बोलो, मैं 10 सेकंड में बता दूंगा, पेन हाथ ऐसे डालूंगा फिर बता दूंगा। नहीं किया आपने? नहीं पता? 24 वीक, वो किट का नाम है, एमटीपी किट है, एमटीपी इज एक्ट, वो किट है, वो ड्रग का नाम है एमटीपी किट।
एमटीपी मेडिसिन खुद क्वेश्चन बनाया आपने, है नहीं। एमटीपी मेडिसिन पूछ ले तो 8 to 9 वीक है, एमटीपी इज 24 वीक, एमटीपी इज 24, एमटीपी मेडिसिन इज द 9 वीक। नहीं निकला मैम, नहीं निकला, नहीं निकला। कहाँ मैप निकालना नहीं आता, तुम बेवकूफ हो गए क्या सच में? सच में बेवकूफ हो गए, इसका मतलब तो तुम बेवकूफ हो गए। राहुल मैप कहाँ है, कहाँ है मैप, कहाँ है, निकाल के रख, कहाँ है, कैसे है 110 बताओ। हाँ तो नोटबुक खराब हो जाएगी क्या, पीछे लिख दो। हाँ तो निकाल कर मैं चेक करूंगा ना। विष्णु कहाँ है मैप, मैप कहाँ है, कॉपी में लिखना जो कल मैं लाके दे दूंगा एक एक अधिक जिसको जोर आ रहा है, कल मैं एक एक अधिक लाके दे दूंगा। कहाँ है मैप, नहीं आता, कहाँ है मैप, कहाँ है मैप, नहीं है बताना, कहाँ है। मतलब फॉर्मेलिटी करते हो, मैं इतना मेहनत से क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर्मेलिटी करते हो। नहीं निकाला सर, कहाँ है, कहाँ है। जब तुम लिखते ही नहीं हो कॉपी में तो मैं क्यों फालतू में, कहाँ है सर, नहीं निकाला, कहाँ है, कहाँ है? मिला, एक तरह से नहीं आ रहा, कितना 60 बताओ बताओ, वेरी गुड बताओ। ए चुप रहो, चुप रहो, 560 है, एक मिनट रुको। हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं। हाँ 60 आ रहा, आप बताओ देखिए कहाँ किया आपने, नहीं आ रहा बताना, आप बताना, नहीं किया, आप बताना सर, बताना। सच में किसी को भी नहीं आता भाई, यहाँ 2 4 को छोड़ के। कहाँ है, चश्मा लगाने वाला जल्दी कर लेना चाहिए ना। सच में ही तुम बेवकूफ हो। बीपी कितनी, इसके 2 फॉर्मूले हैं। सबसे इजी तो ये है, 1 सेकंड में आ जाएगा। डायस्टोलिक बीपी में एक 1/3 पल्स प्रेशर जोड़ दो, कितना, जितना पल्स प्रेशर तो पता ही है, कितना पल्स प्रेशर कितना होता है। सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस करो, टोलिक को 2 माइनस करो, 150/90 तो पल्स प्रेशर 60। पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो पल्स प्रेशर कितना है 60। तो कुछ नहीं करना, 60/3 भाई, एक तीसरा हिस्सा है तो 60/3 कितना हुआ 20। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 90, और उसमें कितना जोड़ दूं 20, तो सीधा ही आ गया, कुछ करना ही नहीं है। एक फॉर्मूला तो ये डायस्टोलिक बीपी में, डायस्टोलिक 90 आपको पता है, उसमें पल्स प्रेशर का तीसरा हिस्सा जोड़ दो, पल्स प्रेशर का तीसरा हिस्सा जोड़ दो, वो ऐड कर लो दोनों को, सीधा आ जाएगा। एक फॉर्मूला है सिस्टोलिक बीपी प्लस, ऐसे क्या, अब देखो तुम यहाँ गलती क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो। सिस्टोलिक बीपी कितनी है 150 प्लस, डायस्टोलिक कितनी है, इन दोनों को ऐड करना है, ये कितना हुआ 180 प्लस 150। देखो ये इन दोनों को अलग रखना है, इन दोनों का गुणा करने के बाद ऐड करना होता है। तो डायस्टोलिक 90 इंटू 2 180 प्लस 150, इसका मतलब 330/3, तो भी आंसर कितना आएगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, वो बहुत ज्यादा इजी है, शॉर्ट में डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 पीपी, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 पीपी इज कॉल्ड मीन आर्टेरियल प्रेशर। एक पेशेंट है जिसका सिस्टोलिक बीपी 100 है और डायस्टोलिक बीपी 80 है, आईसीपी 5 है, उसका सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर कितना होगा। वापस बोलूं, वापस बोलूं, एक पेशेंट है उसका सिस्टोलिक बीपी 100 है, डायस्टोलिक बीपी 80 है, आईसीपी 5 से 15 होता है ना नॉर्मल, तो मैं बोल दूं 5 है। तो उस पेशेंट का मैं पूछ क्या रहा हूं, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर सीटीबीपी कितना है। जब मैप निकालना नहीं आता तो ये कैसे आएगा भाई, नहीं आएगा। मैं ये नहीं आया तो मैं आपको गुस्सा नहीं होगा, क्यों, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, नहीं आता तुम्हें, नहीं आता ना, क्योंकि मैप भी तुम नहीं निकाल पाए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको हट करके तुम लोग फिर तो है। फॉर्मूला तो पता तो होना चाहिए ना, ये आगे सुना है, सही बताओ, सच में, सच में मेरे कैसे, बस ठीक है। आप सुनो, सीटीपीपी सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर, कुछ नहीं करना, मैप में से आईसीपी को माइनस कर दो, सीटीपीपी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, मैप माइनस आईसीपी। तो सीटीपीपी का फॉर्मूला बता देता हूं, लो सीटीपीपी का मतलब है मैप माइनस आईसीपी। अब तो निकालो, अब कर लोगे कि ब्रेन को कितने प्रेशर से सप्लाई हो रही है, जो सीएसएफ का प्रेशर होता है वो अगेंस्ट प्रेशर में आता है, और मैप होता है वो रेगुलर जाता है, मैप में से सीएसएफ का प्रेशर माइनस कर दो, सीटीपीपी आ जाएगा। अब पहले तो 100/80 का मैप निकालो, 100/80 का मैप होगा आपका 80 प्लस 7, 20 का तीसरा हिस्सा 7 ही होता है, 87 तो होगा मैप, मैप कितना होगा
भाई 87 तो होगा मैप, 100/80 का मैप कितना होगा 87, उनमें से कितना माइनस करोगे 5, तो लगभग आएगा 81.66, 81.66 mm ऑफ HgCtPP होगा। समझ में आया? नहीं है ना? ले पहले निकालो मैप, 100/80 का मैप निकालो पहले, तो उसमें से 5 माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर्स। ये सवाल आएगा 9 सेट में, ये क्वेश्चन 9 सेट में आएगा। मैप वाला तो पुराना हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट ये आएगा। आया समझ में? एकदम सिंपल है। देखो मैं करवाता हूँ सॉल्व, मैं करूँ सॉल्व, तो इधर ध्यान दो प्लीज। सिस्टोलिक बीपी कितना है, डायस्टोलिक बीपी कितना है, तो इसका मैप कितना होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पीपी। डायस्टोलिक कितना है 80 प्लस पीपी कितना है 20, दोनों के गैप को क्या बोलते हैं, अरे पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं पता है, तो 20/3, आंसर आएगा 6.6। तो 80 प्लस 6.6 ये तो आ गया आपका मैप। ये क्या आ गया? अब सीटीपीपी का फॉर्मूला है मैप आईसीपी, और आईसीपी कितना था क्वेश्चन में, तो 86.66 माइनस 5, तो आपका सीटीपीपी हो गया। अब आ गया समझ में? अब आ गया। अब कोई कोई को ये फॉर्मूला भारी लगता है, तो वो लगा लो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो कर लो, तो भी आंसर कितना आएगा 86.66 है। जो आपको सही लगे वो दोनों में से यूज कर लो, बस हुआ। ये हो गया सर, मतलब ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई इस प्रेशर के साथ हो रही है। जो सीएसएफ का प्रेशर होता है वो अगेंस्ट प्रेशर लगाता है हमेशा, मैथ में से एवरेज ब्लड प्रेशर, तो जिस ब्लॉक के साथ ब्लड जा रहा है उसमें सीएसएफ को माइनस कर दो, क्योंकि वो अगेंस्ट प्रेशर लगाता है ना, उसको का प्रेशर है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल को टिश्यू। सेरेब्रल टिश्यू को परफ्यूजन कौन से प्रेशर के साथ होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कितना होना चाहिए जिससे ब्रेन हेल्दी रहे, टारगेट सीटीपीपी कितना होना चाहिए, वैसे नॉर्मल तो 78 होना चाहिए, बट इतना साल किसी का नहीं भी हो तो चल जाए, तो टारगेट का मतलब कम से कम कितना एक्सेप्टेबल, 60 to 70 mm ऑफ एचजी होना चाहिए। इससे कम है तो आपका ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ज्यादा है तो भी नहीं होगी। भाई हाइपरटेंशन है तो दिक्कत है, बीपी कम है तो भी ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो टारगेट सीटीपीपी कितना होना चाहिए, 60 to 70 mm ऑफ एचजी होना चाहिए। ये नॉर्थ सेट एमएससी में आ चुका है 2024 में क्वेश्चन, तो कभी भी नॉर्थ सेट में आ सकता है। टारगेट सीटीपीपी कितना होना चाहिए, 60 to 70, इसके बीच में होना चाहिए, तो भी आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकती है। ब्रेन इससे कम होगा तो कराएंगे। समझ में आई बात? ओके, अब हम पढ़ेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में बात करेंगे। वो तो हो गया सर। अब देखो, अब सुपर इम्पोज क्या होता है सुन लो, वैसे मैंने पढ़ा दिया, इसको नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लो आप क्या है सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। क्रोनिक सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, अब इसमें पढ़ना। किसी भी पर्सन को पहले इसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब पहले हाइपरटेंशन था, या उसको कोई रीनल डिजीज है, या उसको कोई कोएक्टेशन ऑफ एरोटा है। पढ़ा आपने कोएक्साइटेड अभी पीडिया में, एरोटा का स्टेनोसिस होता है, अपर एक्सट्रीमिटी में बीपी ज्यादा आती है, नोज में से ब्लीड हो सकता है, लो एक्सट्रीमिटी में पल्स होती है, फीवर रहती है, एक्सट्रीमिटी ठंडी रहती है, ब्लड सप्लाई कम रहती है, थाई का प्रेशर इसके प्रेशर के कंपैरिजन में कम रहता है। क्यों? क्योंकि इधर वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा है, सब क्लेविन आर्टरी ज्यादा प्रेशर लगाएगी, इधर प्रेशर ज्यादा रहेगा, नोज ब्लीड होने के चांस। हाइपरटेंशन में नोज ब्लीड होता है, और नोज ब्लीड इज ए कोपिंग मैकेनिज्म नॉट ए डिजीज। जब भी किसी मरीज को हाइपरटेंशन होता है, नोज ब्लीड हो जाता है, बीपी कम हो जाती है, तो मरीज को थोड़ा आराम आ जाता है, क्योंकि अचानक से ब्लड चला जाता है। ये बहुत सीवियर मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो ब्लड फ्लो होता है पूरा, थोड़ा ब्लड फ्लो चला जाए मरीज को रिलैक्स हो जाता है। तो जब बीपी बहुत ज्यादा हो जाती है तो नोज ब्लीड भी कई बार होता है, तो अपर एक्सट्रीमिटी में बीपी ज्यादा होती है तो नोज ब्लीड एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस। तो कोएक्टेशन ऑफ एरोटा भी पहले से, प्रेगनेंसी हुई उससे पहले से, तो भी वो कौन सा है, क्रोनिक हाइपरटेंशन हुआ ना। किसी को कोई एंडोक्राइन जैसे एसएलई है, कोई डायबिटीज है, फियोक्रोमोसाइटोमा, हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, तो सीधी बात है एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनोरेड्री, तो इसका मतलब बीपी बढ़ेगी बढ़ेगी। फियोक्रोमोसाइटोमा का मेन साइन क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होगा ही होगा, 200 तक जा सकता है, कितना भी जा सकता है, एड्रिनलिन ज्यादा है, ट्यूमर हो गया एड्रिनल मेडुला, एड्रिनलिन तो बहुत ज्यादा तूफान आएगा उसका। तो फियोक्रोमोसाइटोमा ऑलरेडी है। किसी को कोई हाइपरथायराइडिज्म की बाई चांस प्रॉब्लम है, या किसी को कोई और एसएलई है, कनेक्टिव टिश्यू, एसएलई पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ लिया? सिस्टेमेटिक लूप्स एरिथमेटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू जो भी है, ब्लड, जॉइंट, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है सब डैमेज होते हैं, तो इसमें वेसल्स डैमेज होती है, तो वेसल्स डैमेज होगी, इसके वजह बीपी बढ़ेगी, एन्युरिज्म भी हो सकता है, एडेनोवास्कुलाइटिस भी हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन रीनल फेलियर है, नेफ्राइटिस हो जाता है, तो मरीज को बटरफ्लाई रेस से जाता है। कहां पर आता है एसएलई का क्लासिकल, फीमेल में होता है 99%, मेल में बहुत रेयर होता है, फीमेल में होता है एसएलई ज्यादातर। ये भी एक पीछे से चली आ रही परंपरा है। फेस पे रेसेज होंगे और कहीं पर नहीं होंगे, बटरफ्लाई जैसे तितली जैसे रेसेज होंगे गाल पे, उसको बोलते हैं एसएलई है ना। इसमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, एससीक्यू ड्रग देनी पड़ती है ना, कंटिन्यू चलता है ना। तो उसमें भी अगर किसी को हाइपरटेंशन रहेगा तो ये पहले से था, और फिर बाद में क्या हो गया, प्रोटीन यूरिया ऐड हो गया, हाइपरटेंशन बढ़ गया, और बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो हम आगे पढ़ेंगे कि रीनल फंक्शन भी खराब हो जाता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। तो कुल मिला के सुपर इंपोज्ड प्रीएक्लेम्सिया क्या है, हाइपरटेंशन के साथ में प्रोटीन यूरिया ऐड हो गया। शॉर्ट लैंग्वेज तो यही है, तो इतना लिखने से अच्छा है पहले लिख चुके हैं कि सुपर इंपोज्ड प्रीएक्लेम्सिया का मतलब ये होता है पहले से किसी रीजन से हाइपरटेंशन था और बाद में हाइपरटेंशन सीवियर हो गया और साथ में प्रोटीन यूरिया ऐड हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इंपोज्ड प्रीएक्लेम्सिया। बात समझ में आ गई? एकदम शॉर्ट, एकदम स्वीट। कोई भी डिसऑर्डर एग्जांपल दिया है कि ये डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन होता है, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर, कोई भी जिसमें फीमेल को पहले से हाइपरटेंशन है उसके बाद भी प्रोटीन यूरिया ऐड हुआ है, उसको सुपर इंपोज्ड प्रीएक्लेम्सिया बोलते हैं। समझ आ गई? ये दो चार ऐसे एग्जांपल दिए आपको, क्लियर बात? आगे बढ़े, इसमें लिखने वाली कोई ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको प्रीएक्लेम्सिया में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे पूरी कहानी है। चलो आगे बढ़े, लिखने वाला कुछ था ही नहीं, डेफिनेशन हम लिख चुके हैं सुपर इंपोज्ड प्रीएक्लेम्सिया की। अब हम पढ़ते हैं प्री एक्लेम्सिया, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत काम की डिजीज है। प्री एक्लेम्सिया का बेसिकली मीनिंग ये होता है हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, और प्रोटीन यूरिया होगा तो एडिमा होगा, प्रोटीन यूरिया होगा तो, अच्छा प्रोटीन यूरिया होता है तो एडिमा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया होता है तो एडिमा हो जाता है?
क्या होता है सर? ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम क्यों होता है? एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है वैसे, कैसे करता है? सुनो, ये हार्ट है, पहले इसको मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये माना कि बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? एरोटा। एरोटा आगे जाके किसमें छोटा छोटा होता है? आर्टरी में। किसमें टूटता है? ये आर्टरी होगी, पतली होगी तो आर्टरी। सबसे छोटी आर्टरी को क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। ये होगी आर्टरियोल्स। अब आर्टरियोल से सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे छोटी ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये है तो सबसे छोटी, लेकिन मैं सबसे बड़ी बना रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये है कैपिलरी, तो ये है एरोटा, ये है आर्टरी, ये है आर्टरियोल्स। और ये कौन है? आपको पता है गैस एक्सचेंज दो जगह होता है हमारी बॉडी में, एक लंग्स में, एक टिश्यू में। लंग्स में होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इसको एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं? लंग्स के अंदर हो रहा है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट से आ रही ऑक्सीजन से हो रहा है, बॉडी के बाहर से आ रही ऑक्सीजन से हो रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर? बाहर से ऑक्सीजन आई, चली गई अंदर, पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चली गई, और CO2 था वो बाहर निकल गया, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और जो गैस एक्सचेंज यहाँ होता है उसको इंटरनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या होता है? अच्छी अच्छी चीजें आएगी इधर से, ये टिश्यू ले लेगा, यहाँ पर कहीं पर भी, ये मतलब कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, हर जगह को कहीं पे ले लो आप, ये हर जगह ऐसा होता है ब्लड कैपिलरी। अच्छी अच्छी चीजें ले लेगी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, ATP, सब कुछ। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये सबसे छोटी वेन को क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेन में। और सबसे बड़ा बाद में वेना केवा। क्या? और वेना केवा किसमें चला जाता है? और एरोटा कहां से निकलता है? इतना समझ। अब देखो क्या होता है, हमारे ब्लड में मेन प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। ब्लड में, और इधर से एरोटा से ब्लड आ रहा है, इसका मतलब एल्ब्यूमिन तो है ही। अगर हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रॉपर है, अब एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पर, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड का प्रेशर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीजों से सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर, मैं भूल जाता हूँ ऐसे, बहुत अटक जाता हूँ जल्दबाजी में। प्रेशर डिसाइड होता है एक धक्का देने से, एक सामने वाले के खींचने से। एक आपके धक्का देने से और एक सामने वाले के खींचने से। अब देखो कैसे, एक पर्सन इधर से उधर दो कंडीशन में जा सकता है, या तो इधर से कोई धक्का देना शुरू कर दे, या उधर वाला कोई खींचना शुरू कर दे। तो धक्का देने को बोलते हैं पुश, खींचने को बोलते हैं पुल। एल्ब्यूमिन को खींचना आता है, तो एल्ब्यूमिन के प्रेशर होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, और ऑन्कोटिक प्रेशर का दूसरा नाम है पुल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? और फ्लूइड का पूरा प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक। जितना फ्लूइड ज्यादा होगा उतना आगे ज्यादा जाएगा भाई, जितना हार्ट में फ्लूइड होगा उतना ही एरोटा से ज्यादा निकलेगा, और जितना ही बॉडी में ज्यादा सप्लाई होगा। तो हमारी बॉडी में एडिमा दो वजह से हो सकता है, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो, या ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो। या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो और या ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो तो एडिमा कैसे होगा भाई? हार्ट में ज्यादा फ्लूइड है तो ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? पुश प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पर कैपिलरी में भी ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा जमा होगा। और अगर बाई चांस ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वेन उसको ले नहीं पाएगी तो वापस जाएगा नहीं वीनस रिटर्न, तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको क्लियर कट, इधर से जो फ्लूइड आता है उसमें इसको कौन सा एंड बोलते हैं? ये कैपिलरी का आर्टेरियल एंड है, वीनस एंड है भाई। ये कैपिलरी है, एक ये गेट है, उधर गेट रख दो, तो ये तो अपना कोचिंग वाला गेट है, वो एग्जिट गेट है। समझ आई बात? तो ये ब्लड किधर से? आर्टरी से आ रहा है, वेन से। तो ये कौन सा एंड है? ये कैपिलरी का आर्टेरियल एंड है। समझ में आया? ये कैपिलरी का कौन सा एंड है? कौन सा एंड है? ये वीनस एंड है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहीं पे मामला सेट हो जाएगा। नॉर्मली हमारी बॉडी में एडिमा कब नहीं हो सकता? एडिमा दो वजह से नहीं होगा, जब जब आर्टेरियल एंड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन्कोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगी प्रॉपर। होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन्कोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम जो भी चीजें खाएंगे वो कैपिलरी को दे पाएंगे। पर तभी तो जा पाएगा, यहाँ पर हर जगह कैपिलरी में जा पाएगा, चाहे आप ऑक्सीजन हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे वाइट कुछ भी हो, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है सॉल्यूशन का प्रेशर। तो जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा सप्लाई होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पर हुई तो भयंकर एडिमा हो जाएगा। वीनस एंड पर ऑन्कोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी एडिमा नहीं होगा। क्यों? देखना कैसे। वीनस एंड पर ऑन्कोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर को कौन सा प्रेशर बोलते हैं? पुल प्रेशर। एल्ब्यूमिन का ऑन्कोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूरे फ्लूइड की वजह से। जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जो एल्ब्यूमिन का प्रेशर होता है ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब सुनना, यहाँ पर ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? देखना, आपने यहाँ जितना भी फ्लूइड डाला है, यहाँ पर सब कुछ चीजें दे दी, खाने की पीने की सब। अब यहाँ पर अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, सोचना अगर ज्यादा नहीं हुआ तो इसमें जो फ्लूइड है इसको खींचेगा कौन? नहीं खींचेगा तो ये यहाँ पर जमा हो जाएगा, जगह जगह जमा हो जाएगा, और बॉडी सूज जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू में फ्लूइड कलेक्ट होना क्या कहलाता है? एडिमा। एडिमा की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू या इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना एडिमा कहलाता है। तो यहाँ से आप खींचोगे नहीं और हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ से फ्लूइड हार्ट की तरफ नहीं जाएगा तो एडिमा हो जाएगा। एडिमा कब नहीं होता? जब यहाँ का फ्लूइड हार्ट में चला जाए, तभी तो एडिमा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है? वीनस एंड पे ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो भी यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, सीधा का सीधा यहाँ से एल्ब्यूमिन ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से उठाया और सीधा का सीधा राइट एट्रियम में डाल दिया। तो जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको क्या कर लेगा? एल्ब्यूमिन। अगर किसी की बॉडी में एल्ब्यूमिन है ही नहीं तो क्या ऑन्कोटिक प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो क्या फ्लूइड को रिअब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो बॉडी स्वेल हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन की वजह से होता है।
एक बात समझ में आई? ऑन्कोटिक प्रेशर किसकी वजह से? एल्ब्यूमिन की वजह से। ऑन्कोटिक प्रेशर का दूसरा नाम फुल प्रेशर होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है, कहां से? इंटरस्टिशियल स्पेस से वेसल्स में डालता है और फिर अपने सर्कुलेशन में डाल देता है, और अगर आप डाययूरेटिक दोगे तो यूरिन के साथ बाहर भी निकाल देगा साथ में। समझ में आई बात? तो ऑन्कोटिक प्रेशर का मीनिंग ये होता है कि ये फ्लूइड को खींच लेता है, एडिमा नहीं होने देता। अब प्रोटीन यूरिया में एडिमा क्यों हुआ? प्रोटीन यूरिया का मतलब है हमारी बॉडी से एल्ब्यूमिन निकल गया। प्रोटीन यूरिया, यूरिन से प्रोटीन, मेन प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। तो हमारी बॉडी से एल्ब्यूमिन निकल गया, तो बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो गया। तो एल्ब्यूमिन कम हुआ तो खींचे कौन? क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर किसकी वजह से? ऑन्कोटिक प्रेशर किसकी वजह से? तो हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन है ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो गया। तो जब जब प्रोटीन यूरिया होता है बॉडी में एडिमा होता है, क्योंकि बॉडी से एल्ब्यूमिन निकल गया। तो फुल प्रेशर के लिए मेंटेन एल्ब्यूमिन करता है, और एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में है ही नहीं। क्या मैकेनिज्म समझ में आया? शॉर्ट में सिंपल ये है कि एल्ब्यूमिन एडिमा होने से बचाता है। तो जब भी हमें एसाइटिस होता है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाना, क्या कहलाता है? तो डॉक्टर एल्ब्यूमिन देता है ना। वो क्या करेगा? एल्ब्यूमिन आप इंट्रावेनस दोगे, वो यहाँ का फ्लूइड कलेक्ट कर लेगा, और फिर साथ में डॉक्टर लेसिक्स देता है, ये भी सुना होगा। साथ में क्या देता है? लेसिक्स, और वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो एडिमा यहाँ से तो जाएगा कम, और यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएगा। जब भी एल्ब्यूमिन देते हैं तो एल्ब्यूमिन अचानक से ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बढ़ा देता है, और साथ में लेसिक्स देना पड़ता है वरना ओवरलोड हो जाता है ना। लेकिन जब भी मैनिटोल देते हैं तो साथ में डाययूरेटिक देने की जरूरत। मैनिटोल भी वही काम करता है जो एल्ब्यूमिन करता है। मैनिटोल भी वही काम करता है। मैनिटोल भी फ्लूइड को खींचता है। किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ है, किसी का, तो मैनिटोल दोगे, यहाँ का फ्लूइड मैनिटोल ब्लड वेसल्स में डाल देगा। और मैनिटोल के दो काम है, एल्ब्यूमिन का एक ही काम है, फ्लूइड को खींचना। मैनिटोल को बोलते हैं ऑस्मोटिक हाइपरटोनिक डाययूरेटिक। मैनिटोल डाययूरेटिक भी है, एल्ब्यूमिन डाययूरेटिक नहीं है। मैनिटोल डाययूरेटिक है लेकिन एल्ब्यूमिन डाययूरेटिक नहीं है। इसलिए जब भी मैनिटोल देते हैं यूरिन आउटपुट बढ़ता है। आर्ली यूरिन आउटपुट चेक करना चाहिए मैनिटोल देने के बाद में। आर्ली यूरिन आउटपुट टू मैनिटोल क्या करेगा? भाई किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ है, आप मैनिटोल दोगे, आईवी 20% देते हैं, 20 ग्राम का 100 ml का वाइल आता है, वो आपने आईवी दिया, 20-30 मिनट में दे दिया। तो अब वो क्या करेगा? जहां भी फ्लूइड है, चाहे इंक्रीज आईसीपी है, उसको क्या करेगा? ब्लड वेसल्स में डालेगा। तो यहाँ से प्रेशर कम हो गया, तो आईसीपी को कम करने के लिए मैनिटोल यूज करते हैं। ब्रेन इंजरी में मैनिटोल यूज करते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए, फ्लूइड यहाँ से हटा, ब्लड वेसल्स में आया, और किडनी को ब्लड फ्लो बढ़ा, और यूरिन के साथ में बाहर निकल गया। ये मैनिटोल का काम है। लेकिन एल्ब्यूमिन देते हैं तो साथ में एक्स्ट्रा लेसिक्स देना पड़ता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन डाययूरेटिक प्रॉपर्टी का नहीं है। समझ में आई बात? तो मैनिटोल भी एडिमा कम करता है, एल्ब्यूमिन भी कम करता है, लेकिन एल्ब्यूमिन साथ साथ में अपना एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ाता है, डाययूरेटिक काम नहीं करता है। इतना याद रखना थोड़ा सा। क्या ये मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ में आया कि हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होता है तो एडिमा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो ये इकट्ठा हो जाता है। इंटरस्टेशियल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना एडिमा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टेशियल स्पेस इज कॉल्ड एडिमा। व्हाट इज इंटरस्टेशियल स्पेस? इट इज थर्ड स्पेस। इट इज इंटरस्टेशियल स्पेस को थर्ड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी में टोटल कितना फ्लूइड होता है अडल्ट में? यंग अडल्ट में कितना होता है? 60%। कितना? 60% फ्लूइड होता है। ज्यादा कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर? ज्यादा कौन सा होता है? ज्यादा कौन सा होता है? हमारी बॉडी में 70 किलो का कोई पर्सन है तो 42 लीटर वाटर है, 60% वाटर है। बच्चे में 80% है, इन्फेंट में 80%। 1 किलो का बच्चा है तो 800 ml पानी है। 1 किलो के बच्चे में 800 ml तो पानी है, बाकी 200 ही है सब कुछ उसका सामान। सोच लो, हाँ हार्ट, ये खोपड़ी, ये स्केलेटल, सब 200 ही है 1 किलो के बच्चे में। 2.5 किलो के बच्चे में 2 लीटर पानी है लगभग, अप्रोक्सीमेट सोचो। और हमारे 70 किलो में 42 लीटर पानी है। 42 लीटर 70 किलो के पर्सन में, 60 में 36 लीटर वाटर है। अब मैक्सिमम वाटर इज इंट्रासेलुलर, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर, बहुत कम है। अच्छा एक बात बताना, ब्लड वैसे के अंदर होता है ना, ये इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर? ब्लड क्या है? ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रावस्क्यूलर। सेल के बाहर है लेकिन वेसल्स के अंदर है। सेल के बाहर है, याद रखना। ब्लड इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, नॉट इज इंट्रासेलुलर। ब्लड क्या है? जो थर्ड स्पेस वाला, वो एक्स्ट्रा है कि इंट्रा? 70 किलो के पर्सन में कितना पानी? सर चौदह। एक्स्ट्रा सेलुलर कितना और इंट्रा सेलुलर? जो सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? इनसाइड सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आउटसाइड सेल। आउटसाइड सेल का मतलब दो सेल के बीच में भी आउटसाइड है। ये सेल इन दोनों के बीच में ही तो पानी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा में आता है, इंट्रा में नहीं आता। जो सेल के अंदर है वो अंदर है। तो हमारे सेल के अंदर तो 28 लीटर पानी है, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, इंट्रा या एक्स्ट्रा? तो इंट्रा का तो कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। क्लासिफिकेशन इसका है, जैसे ब्लड, जैसे इंटरस्टिशियल, जैसे ट्रांससेलुलर, छोटी छोटी जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरल स्पेस, पेरिकार्डियल, साइनोवियल कैविटी, सीएसएफ, ये सारा इसमें आता है ट्रांससेलुलर। ब्लड हो गया, इंटरस्टिशियल है, ये क्या नाम लिखा मैंने? थर्ड स्पेस बोलते हैं इसको, दो सेल के बीच में। इंटरस्टिशियल इसको बोलते हैं थर्ड स्पेस। क्या बोलते हैं? ये सब मिला के ब्लड 3 लीटर होता है पानी। ब्लड में 3 लीटर पानी होता है। 6 लीटर ब्लड है तो 3 लीटर पानी है। मैं एक दिन बताया था एग्जांपल,
50% पानी होता है ब्लड में, टोटल ब्लड में कह रहा हूँ, टोटल ब्लड में 50% पानी होता है, टोटल ब्लड में, हाँ सुन लेना, मैं प्लाज्मा में 91 होता है, टोटल ब्लड में 50% होता है, तो ऐसे सब मिला के कितना होता है 14 लीटर, है ना। तो ब्लड कुछ कुछ ये ट्रांसफर तो बेचारा बहुत कम है, मेन तो इंटरस्टिशियल होता है इसमें, है ना। तो ये हो गया। अब आप सोचो, जब ये है सेल, ये है सेल, ये है ब्लड वेसल्स। अब सुनना, जब हम किसी पेशेंट को मेनिटोल देंगे, मेनिटोल क्या करती है, सुनना, मेनिटोल हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपर हाइपो, हाइपरटोनिक, वेरी गुड। जब जब इस दुनिया में हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया जाएगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सेल श्रिंक होगी, सेल को डिहाइड्रेशन होगा, सेल पिचक जाएगी। हाइपरटोनिक फ्लूइड से सेल पिचकती है, कैसे, आप हाइपरटोनिक फ्लूइड दोगे तो इसकी ब्लड वेसल्स की ऑस्मोलैरिटी बड़ी कम हुई, बड़ी, जैसे प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है 290 से 300, कितनी होती है 290 से 300 इज एग्जैक्ट ट्रांसफर, इसके बीच में होती है वो हाई ट्रांसफर है 290 से 300। अब आप क्या करोगे, कौन सा फ्लूइड किया आपने, हाइपरटोनिक, कौन सा, तो इसका मतलब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बड़ी कम हुई, बड़ी, तो इसका मतलब प्लाज्मा को अंदर क्या हुआ, सॉल्यूट बड़ा, तो इसको चाहिए पानी, किसको चाहिए, आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो तो प्यास लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि आपने जीआईटी में हाइपर कंसंट्रेटेड कुछ खा लिया है। आप बहुत ज्यादा रसगुल्ले खा लो तो आपको प्यास लगती है, बैंगन 1 किलो खा के देखना, अब जब तक आप खाना नहीं खाओ आपको प्यास ही नहीं लगती, आप खाना खाओ तो आपको प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा खाया है जो पानी मांगेगा। आप सोडियम खा के देखो आपको प्यास लगेगी लगेगी, क्यों, क्योंकि जब आप ऐसी चीज खाते हो पानी मांगेगा, तो आपने यहाँ पे क्या खाया, हाइपर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दे दिया, जैसे कि मेनिटोल, जैसे कि NH3% है, ऐसा आपने दिया, तो यहाँ पर दिया आपने, तो ये खोपड़ी, माना कि खोपड़ी मतलब ब्रेन, इसमें से इसको पानी चाहिए, तो पानी दो तरीके से, या तो आप पी लो या ये बॉडी खुद कहीं से खींचेगी, तो आप जो ही मेनिटोल देते हो इसमें डाला, ये लो, तो सेल क्या होगी, जब भी हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया जाएगा सेल श्रिंक होगी, और जब भी हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया जाएगा सेल स्वेल होगी। उल्टा याद रखना, हाइपरटोनिक से सेल छोटी होती है क्योंकि सेल में से पानी निकलेगा, हाइपोटोनिक से सेल बढ़ेगी, समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, हाइपोटोनिक से सेल स्वेल होती है, हाइपरटोनिक से सेल श्रिंक, शॉर्ट में बता रहा हूं एकदम सिंपल तरीके से। तो एल्ब्यूमिन भी हमारी बॉडी से एडिमा कम करता है, एल्ब्यूमिन, एडिमा का मतलब क्या है, ये सेल है, ये सेल है, यहाँ पर पानी, इसको बोलते हैं एडिमा, इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी है और ये ब्लड वेसल है, आपने कैनुला लगाया, आपने एल्ब्यूमिन दिया, इस पानी को एल्ब्यूमिन खींचेगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको खींचेगा, तो अब आपको क्या हो जाएगा, एडिमा रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आप एल्ब्यूमिन देते हो एडिमा कम हो जाता है, लेकिन एल्ब्यूमिन देने पे हमेशा डायूरेटिक अपने को साथ में देना पड़ता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन खुद डायूरेटिक नहीं है, तो बीपी बढ़ा देगा अचानक से, तो फिर हम डायूरेटिक देते हैं तो किडनी से बाहर निकाल देता है पानी। क्लियर है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया को टॉक्सिनिया ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब भी देखो टॉक्सिनिया ऑफ प्रेगनेंसी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कुछ खास वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी, वजह ये नाम दिया इसलिए दिया गया, एक मिनट सुनना देखना बाद में, जैसे हमें लंबे समय से हाइपरटेंशन होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किताबें कह रही है, किसी को भी हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको हो चाहे किसी को, मेरे को, किसी पर्सन को, जब हमारी बॉडी में लंबे समय से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, भाई हाइपरटेंशन तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी एक दिन लंबे टाइम तक, हार्ट को नहीं होगी, किडनी को नहीं होगी, किसी को भी, किडनी को हार्ट को लंबे समय नहीं होती, एक दिन हाइपरटेंशन की वजह से एमआई हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है, या फिर और कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी वो हो जाता है, तो हाइपरटेंशन लंबे समय से रहेगा, हाइपरटेंशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, तो लंबे समय से हाइपरटेंशन रहेगा तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, इसका मतलब इस्कीमिया होगा, तो इस्कीमिया होगा तो हाइपोक्सिया भी हो रहा है, लंबे समय से जब किसी को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, इसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बनने को रोकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी पे ग्लो लाते हैं, हमें हेल्दी बनाए रखते हैं। ऐसा देखा होगा आपने बेसिक, कभी एक ऐसा योग आता है शीर्षासन, नाम सुना, क्या होता है शीर्षासन, सर नीचे रख के पैर ऊपर रखते हो, ऐसा अगर आप 2 मिनट करते हो और आपका मुंह लाल हो जाता है एकदम, ऐसा होता है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ता है अचानक ब्रेन में, और जब भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके में एकदम पिंकनेस दिखेगी ज्यादा, तो लंबे समय से हाइपरटेंशन है तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, इसलिए हमारी बॉडी में फालतू टॉक्सिन रिलीज होते हैं, तो इसलिए नाम दे दिया टॉक्सिनिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन हुआ तो लंबे समय से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा तो इस्कीमिया रहेगा, हर एक ऑर्गन को, चाहे ब्रेन हो चाहे किडनी हो चाहे लंग्स हो, इस्कीमिया रहेगा, इस्कीमिया की वजह से सुपर ऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड को अपन लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स कैंसर भी करता है, कैंसर का कोई कॉज नहीं है पर ऐसा बोलते हैं, जिसकी बॉडी हेल्दी नहीं होती, जिसकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं होती, उसको फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में फालतू के टॉक्सिन बने और वो टॉक्सिन पता नहीं कौन सा टॉक्सिन कल के दिन ट्यूमर कर दे, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्टिविटी नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, खान पान सही नहीं होना, उससे हमारी बॉडी में क्या बन गए, सुपर ऑक्साइड बन गए, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, इससे एंटीऑक्सीडेंट की ग्रोथ नहीं होगी। आपने फेस वॉश देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है विटामिन ई, लिखा होता है कि नहीं होता, तो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई, तो विटामिन ई और विटामिन सी खाते हैं तो चेहरे पे ग्लो आता है ऐसा बोलते हैं, और नहीं को खा पाते तो लोग लिपापोती करके फेस वॉश करते हैं रगड़ रगड़ के, अब उससे तो क्या होगा, बट अंदर खाना ठीक रहता है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन पाता, इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन की ग्रोथ हो जाती है, टॉक्सिन की ग्रोथ हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी, क्या नाम पड़ गया, ऐसे। तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन हेल्दी रहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो ऑर्गन डैमेज होते हैं, इसीलिए तो साइलेंट किलर नाम पड़ा, कि ये सबको मार देता है, बॉडी के सारे ऑर्गन को धीरे धीरे मार देता है, लेकिन हमें पता चलता है तब तक 50% ऑर्गन मर जाता है। टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी का कांसेप्ट समझ में आ गया, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेसेंट, हर चीज का परफ्यूजन बिगड़ जाता है, क्लियर है। कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको बचाने का एक ही तरीका है, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई भी नॉन, चाहे स्ट्रोक,
यहां से स्टार्ट करो, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, और क्या बच गया? हो गया ना, एक आधा कुछ और, मतलब ऐसा जो बिना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलता है उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। फैलता नहीं है, पैदा होता है। आगे बढ़े। मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, शुगर होने के बाद में मीठा नहीं खाना चाहिए। ये हाइपरटेंशन, ये प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशंस। लास्ट वाली लाइन आपको पता है कि नॉर्मल लेग एडिमा अगर फीमेल खड़ी रहेगी प्रेगनेंसी में तो होगा, 12 घंटे की रेस्ट के बाद में भी होता है तो अब नॉर्मल है। इसलिए मैंने लास्ट लाइन में क्या लिखा है, सम अमाउंट ऑफ एडिमा, मतलब लेग एडिमा ड्यूरिंग स्टैंडिंग इज नॉर्मल। आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, लेग एडिमा ड्यूरिंग स्टैंडिंग इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज femoral venous प्रेशर। याद है, ये लाइन इसलिए बतानी पड़ रही है। तो डेफिनेशन समझ में आया होगा कि हाइपरटेंशन 140/90 से ऊपर हो गया और प्रोटीन यूरिया भी हो गया 20 वीक के बाद। प्रीवियसली मतलब 20 वीक से पहले ना तो उसको हाइपरटेंशन था, नॉर मोर टेंसिव, ना उसको हाइपरटेंशन था और ना ही उसको प्रोटीन यूरिया था। मैं ये तो बोला फ्रेश। हो गया, मैं आगे बढ़ू। अब प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी, ऐसे बोलते हैं ना आजकल नया एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी है ना, तो एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्री एक्लेम्सिया लिखो, एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्री एक्लेम्सिया। भाई एक कोई आया, सर हाथ, मैडम हाथ देख के बताओ प्री एक्लेम्सिया होगा कि नहीं होगा, तो हाथ देख के बता सकता है, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं कि प्री एक्लेम्सिया, तो मतलब चांस है, एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या है, चांस है। अब कोई जानबूझ के पागल बना रहा है तो बात अलग है, वो खुद प्रेग्नेंट नहीं है, बताओ मेरे को प्री एक्लेम्सिया कब होगा दिखाओ, तो फिर एस्ट्रोलॉजी वाला पंडित है वो फेल हो सकता है। तो मामला दोनों से होना चाहिए। तो प्रेडिक्शन क्या क्या सुनो, एक तो है वेट, किसी को एडिमा हो रहा है आपको पता कैसे चलेगा? खुद को वेट के, और खुद को एडिमा हो रहा है इसका दूसरा पता कैसे चलता है? भाई आपकी बॉडी सूज रही है, आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ क्या पहन रखी है, पहले घूम रही थी अब तो फंस रही है, इसका मतलब मामला, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर टेस्ट। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या हो गया भाई, अब बेसिक आइडिया तो यही है, अंगुली का सेम ही है ना भाई, अंगुली का प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन? तो वो टाइट हो गई, पहले तो घूम रही थी अच्छे से, बैठ 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 ऐसे करते रहते हैं, अब एक दिन हाथ लगे आप घुमाई, ओ निशान हो रहा है फिर तो मामला। तीसरा रोल ओवर टेस्ट, कौन सा टेस्ट? नंबर 4 कोड कंप्रेशन टेस्ट। ये प्रिडिक्शन है, इससे आइडिया लग सकता है कि भाई देखो फ्यूचर में तेरे को हाइपरटेंशन हो सकता है। वेट का क्या है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड आपकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट आपकी, सेकंड आपकी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सीधी बात है, सेकंड की बात कर रहे हैं, 20 वीक के बाद ही पढ़ रहे हैं जो भी प्री एक्लेम्सिया पढ़ रहे हैं। अगर बाई चांस स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर वेट, सुन लो, एक वीक में कितने में, 0.5 केजी से ज्यादा, कितने से, एक वीक में कितने से ज्यादा, 0.5 केजी से ज्यादा, या एक मंथ में 1 केजी, कैसे हो रहे भाई, एक वीक में 0.5 केजी, एक मंथ में 4 होते हैं ना वीक, तो 2 केजी से ज्यादा, बेवकूफ, एक वीक में 0.5 केजी से ज्यादा, एक मंथ में 2 केजी से ज्यादा वेट गेन हो रहा है। ऐसी फीमेल आती है, उसको बोलती है मेरा इतना वेट गेन हो रहा था, उसको क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे हम भविष्यवाणी करते हैं कि उसको हो सकता है कि फ्यूचर में प्री एक्लेम्सिया होने वाला है। समझ में आ गई बात? दूसरा है रिंग फिंगर, अगर किसी की पहले अंगूठी घूम रही थी अब हाथ घूम रहा है, अंगूठी नहीं घूम रही है, तो मामला। तीसरा रोल ओवर, वैसे नॉर्मली रोल ओवर का मतलब जैसे आपने पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया में डबल सेटअप एग्जामिनेशन, तो वैसे ही है ये, बस आइडिया लगाने के लिए। सुपाइन पोजीशन पे फीमेल लेट रही, उसकी बीपी चेक की, तुरंत लेटर लेटर बीपी चेक की, पोजीशन चेंज बीपी चेंज, अगर उसकी रोल ओवर, पोजीशन चेंज बीपी चेंज, तो आपको फ्यूचर में प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। लगभग ऐसा बोलता है कि ऐसी फीमेल में 33% चांस है कि आगे होगा। कोल्ड कंप्रेशन, ठंडा ठंडा कपड़ा एकदम कोल्ड स्पंजिंग हेड पे लगाते हैं तो आपकी बीपी 5 से 10 mm बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हो सकता है कि प्री एक्लेम्सिया। कोल्ड कंप्रेशन का मतलब ठंडा स्पंज, कोल्ड कोई कपड़ा, कोई भी क्लॉथ आपको कंप्रेस करे और उससे आपकी बीपी 10 mm बढ़ जाए, प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है उसको प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। समझ में आया? रिंग फिंगर टाइट हो जाएगी, वेट एक वीक में 0.5 केजी से ज्यादा, एक मंथ में 2 केजी से ज्यादा बढ़ रहा है, कोल्ड कंप्रेशन से बीपी 5 to 10 mm बढ़ रही है, रोल ओवर टेस्ट का मतलब दो पोजीशन में बीपी चेंज आ रही है, दोनों में चेंजेज है, तो 33% फीमेल में चांस है कि ऐसा देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, ये साइंस सिम्टम नहीं है, ये मतलब ऐसा हो सकता है ना फ्यूचर प्लान, अपन ऐसा हिसाब आइडिया लगा रहे हैं अपन, लगाओ भाई, तो देखिए याद समझ में आ गया सबको?
लिखवा दो, ठीक है। पहला है वेट, पहला तो लिख दो रोल ओवर, बीपी बढ़ रही है तो रोल ओवर क्या है, लगभग थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, बीपी चेक करते हैं पेशेंट की, पहले साइड में फिर सुपाइन, दोनों में चेंजेज आ गया 20 mm ऑफ एचसी का, तो इसको बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट। क्या है, पॉजिटिव है। कितना परसेंट फीमेल में ऐसा चांस है, 33% फीमेल में ऐसा पॉजिटिव आता है, तो फ्यूचर में प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। ये बात समझ में आई ना, पक्की आनी पड़ेगी भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। एक्लेम्सिया ही है सब कुछ, एक्लेम्सिया में कुछ नहीं है। क्या हुआ मैम, कहाँ जा रहे हो? वहां से आ रही, क्यों, क्या हुआ? और जब इनको बैठ नहीं था, हमारे बोलने से कौन बैठ जाता है, उसकी मर्जी जहां बैठ जाए, इस बात पे क्या लड़ना कि फला कहाँ बैठ गए, है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट। क्या नो सर, ऐसे कोई होता है क्या, 4 बज गए हैं, तो फिर आंख में खुजली आने का क्या कारण है? नींद आ रही है? नहीं, नींद तो पूरी हो रखी है फुल। क्या है, आंख में खुजली आ रही, काला जादू? मेरे ऊपर कोई काला जादू क्या ही करेगा, क्या ही? ये क्या हो गया इसको, क्या हुआ काला जादू? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। पता नहीं बहुत ज्यादा जा रही मेरे को ऐसे है। हेलो, चुप रहो। तुम्हारी आंख में खुजली आ रही, मैं क्या करूं, तो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी, आंख में खुजली आना हेल्दी साइन। अब आता कोल्ड कंप्रेशन टेस्ट, जल्दी लिखो प्लीज, मेरे नहीं आ रही, काफी लोगों को आ रही। जल्दी लिखो ना प्लीज, फास्ट। अब आगे बढ़े। कोल्ड कंप्रेशन हो गया, बीपी बढ़ जाती है, और क्या है, ठंडा ठंडा। कोल्ड कंप्रेशन से क्या होता है बताना, वेदो कंस्ट्रिक्शन या वेदो डायलेशन। और हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन में कोई साफ डिफरेंस बताओ देखिए। हॉट एप्लीकेशन से कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ती है, कोल्ड से कम होती है। हॉट एप्लीकेशन से ब्लड फ्लो बढ़ता है, कोल्ड से कम होता है। हॉट एप्लीकेशन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, कोल्ड से कम होता है। हॉट एप्लीकेशन से O2 कंजप्शन बढ़ता है, कोल्ड से कम होता है। हॉट एप्लीकेशन से विस्कोसिटी कम होती है, कोल्ड से विस्कोसिटी बढ़ती है। हॉट से वेजोडाइलेशन के साथ में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और कोल्ड से एनेस्थीसिया मतलब लोकल पेस्टिसिया जैसा होता है, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपको एनेस्थीसिया वैसा फील आएगा। हॉट एप्लीकेशन से क्या बताओ, वो चीजें बाकी पड़ी अभी। हॉट एप्लीकेशन से मसल स्टोन कम होती है, कोल्ड से मसल स्टोन बढ़ती है। और एक और, फ्रॉस्ट बाइट किसको बोलते हैं, कोल्ड का कॉम्प्लिकेशन है हॉट का, कोल्ड की वजह से इंजरी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बाइट, है ना। अब हम नेक्स्ट वेट वाला लिखेंगे और एडिमा वाला। रिंग फिंगर तो आपने लिख दिया, अब मैं लिखूंगा वेट वाला, तो वेट वाला लिखो यहाँ।
इफ मतलब वेट गेन मोर देन, चुप रहो, वेट गेन कर दूंगा अभी, चुप रहो यहाँ, मुक्का मारूंगा सूझ जाएगा, आंखें ढालू जैसी हो जाएगी। यू नो अबाउट रेट्रो ऑर्बिटल हेमेटोमा, हाइपेमा, क्या बोलते हैं सो एंटीरियर चैम्बर में ब्लीड हो जाती है, मुक्का मारा आंखें काली हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, हाइपेमा कर दूंगा अभी यहाँ। इफ वेट गेन मोर देन 0.5 kg इन वीक और एंड मोर देन 2 kg इन 1 मंथ इन लास्ट ट्राइमेस्टर। कौन से ट्राइमेस्टर की बात चल रही? ये भी क्या हो गया, ये वेट गेन का क्राइटेरिया है, ये हो गया वेट गेन। मजाक करता हूँ मैं, थोड़ी ऐसे आपके ऐसे मुक्का मार सकता हूँ। यू ऑल आर रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज। सच में मैं कैसे मुक्का मारूं? आप सभी एफएनओ वेल प्यारे एफएनओ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हेलो माय डियर ऑल लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, है नहीं हो फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर्स भाई, है ना, हो या नहीं हो? ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया, वेट गेन हो गया, प्रोटीन यूरिया। अब हम किसकी बात करेंगे, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है, यूरिन के साथ में प्रोटीन जाना। लेकिन एक बात तो हो सकती है ज्यादा ही आए, तो दो रीडिंग में अगर लगेगा पॉजिटिव है, यहाँ पे 24 आवर में भी 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करते हैं। डॉक्टर ने सुबह 8 बजे यूरिन कलेक्शन का लिखा, 8 बजे का, सुबह 8 बजे वाला यूरिन को क्या करोगे आप, जिस कार्ड को जब से लिखा है उससे स्टार्ट करना था, वो पहले का अभी जो क्या बोलते हैं उसमें बैग में है जो भी वो पहले का है, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया की वजह से एडिमा होता है, तो प्रोटीन एडिमा हो सकता है, वो तो 12 घंटे की रेस्ट के बाद में एडिमा है, तो अब नॉर्मल है, ध्यान रखना। प्रोटीन यूरिया कम से कम 2 रीडिंग लेंगे, तो लिख लो फटाफट। अब मैं कैटेगरी बताता हूँ प्रोटीन यूरिया की, फटाफट लिखो ये बेसिक बातें होगी। तो क्या बजा रहे हो, चुपचाप पढ़े करो ना, कभी क्या मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या है, बेवकूफ। सब चुप रहो, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना, मुंह बंद रखना अपना सब। लिख लिया, प्रोटीन यूरिया की कैटेगरी है भाई। देखो प्रेगनेंसी है तो जीएफआर थोड़ी बहुत चेंज होती है, 50% बढ़ती है ऐसा बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रोटीन यूरिया इज एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा मीन्स चिन्ना सा, चिन्ना सा मतलब एकदम कुंचुम कुंचुम, हाँ बहुत कम प्रोटीन यूरिया इज एक्सेप्टेबल, हाँ उसको, हाँ बहुत कम कितना, कितना सुनना, वही उससे वो चेक करते हैं, वही एक डब्बी आती है, लिपस्टिक देखा होगा आपने, लिपस्टिक नहीं, हाँ वही ऐसे वो डब्बी होती है, उसके अंदर लिखा होता है, ऐसे हाथ में ऐसे करके 1 मिनट के 60 सेकंड के अंदर अंदर देखना होता है ना, ये भी है कितने सेकंड के अंदर अंदर यूरिन पिला के उसको अच्छे से एक 60 सेकंड देख। अब देखो सुनो, अगर बाई चांस सुनना, अगर बाई चांस यूरिन 1 लीटर यूरिन में 0.1 ग्राम प्रोटीन है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल। क्या बोलते हैं, मतलब इतना आएगा भाई, तुम चाहे जितना जोर लगा लो इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा है मतलब 0.1 ग्राम 1 लीटर में आए तो ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा, इतना तो नॉर्मली नहीं रहता। प्रोटीन और ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए पीसीटी से, अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो। अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है और यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो किडनी के ग्लोमेरुलस अनहेल्दी है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस 0.3 ग्राम पर लीटर है, नेक्स्ट, और अगर किसी का 1 ग्राम पर लीटर है, ये ज्यादा में आता है और ये माइल्ड प्री एक्लेम्सिया का साइन है। किसका है, किसका है भाई, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया का साइन। अगर 3 ग्राम पर लीटर आ रहा है, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो ये किसका है, मॉडरेट प्री एक्लेम्सिया नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो होता है माइल्ड प्री एक्लेम्सिया या होता है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया का मतलब +3 +4, ये तो कौन है, ये ग्राम पर लीटर है। तो 1 किसको बोलते हैं, 0.3 ग्राम पर लीटर को 1 बोलते हैं। 2 किसको बोलते हैं, 1 ग्राम पर लीटर को 2 बोलते हैं। 3 मतलब 3 और उससे ज्यादा कितना भी हो जाए वो 4 है। इसका मतलब ये किसका साइन है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया का साइन है। और ये एक्सेप्ट मतलब ठीक है, हाँ इतना चला लेंगे कोई ना, ये लिखना। इससे अब आपके बहुत सारी चीजें आगे क्लियर होने वाली है। 1 2 माइल्ड प्री एक्लेम्सिया का साइन है, +1 और +2 किसका साइन है, किसका, +1 और प्लस माइल्ड प्री एक्लेम्सिया का साइन है, +3 और +4 सीवियर प्री एक्लेम्सिया। वेरी गुड, बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सेम टू यू। हाँ बिल्कुल, गॉड की तो जरूरत क्यों नहीं है भाई, मैं तो जब भी प्रेयर करता हूँ तो थैंक यू प्रेयर करता हूँ हमेशा,
मैं मांगता मांगता कम ही हूँ, मैं थैंक यू प्रेयर करता हूँ। मैंने कहा आपको जो ठीक लगे वो दे देना, बोला हमारा क्या है, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। अरे ये तुझे क्या पता, आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है। क्या चाहिए भाई, हमें जो चीज चाहिए जरूरी थोड़ी वो मिले मिले, लेकिन शिद्दत से चाहो तो एक दिन मिल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मिल सकता है ना? हाँ या ना? कि हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें बर्दाश्त नहीं, या हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, और जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वो जरूर। ओके तो चलो ठीक है, मिलेगा मिलेगा ऑफ कोर्स। आगे बढ़े, देख लिया आपने? तो जल्दी देखो, आगे बढ़ो, बोलो। है अब तो बेवकूफ लिखा नहीं लिखा है, जो विश्व में विश्व क्या होता है। अब आती है ज्ञान की बात। सिर्फ आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना है रिस्क फैक्टर ऑफ प्री एक्लेम्सिया लेकर, मतलब रिस्क फैक्टर मतलब तो पता है ना कि अगर ये प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि ऐसे 2-4 बार क्वेश्चन आ गए हैं। हालांकि इसमें से कौन से आएंगे मैं बता दूंगा कि किसी को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो क्या रहेगा, प्री एक्लेम्सिया वेट गेन ज्यादा हो रहा है, वैसे आपको प्रेडिक्शन में पता चल गया, फिर भी रिस्क फैक्टर बता देता हूं कि कौन कौन सी फीमेल को हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। 5-7 नाम बताऊंगा। पहला, जिसको पिछली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी ना मैडम, तब उसको हाइपरटेंशन था, इसका मतलब इस बार भी प्रीवियस पॉजिटिव हिस्ट्री, प्राइमरी ग्रेविटा में थोड़ा ज्यादा चांस है, फैमिली हिस्ट्री, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री मतलब क्या होता है, जस्ट, और उसमें भी माँ, फर्स्ट डिग्री का मतलब माँ, क्योंकि वो बेटी है तो बेटी का हो गया माँ। तो अगर मदर को प्री-एक्लेम्सिया रहा है जब वो प्रेग्नेंट थी, तो भाई चांस इसमें भी रिस्क फैक्टर है, जरूरी नहीं है कल के दिन तुम बोलो हुआ तो नहीं, तो होता नहीं। बोझ हुआ मतलब लेट ग्रेड, आज एक डब्ल्यूएचओ क्या सबका ही आ गया, अमेरिका में तो बैन है 35 ईयर के बाद में मदर नहीं बन सकते, मतलब कम। हाँ तो मदर प्रेगनेंसी में क्या है, अरे इस प्रेगनेंसी इस मदर की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ अपना दौड़ शेयर मत कर, मैं बता रहा हूँ सुन ले। 35 ये क्लासिफिकेशन सच में है, अभी रिसर्च भी है कि 35 ईयर के बाद में जब प्रेग्नेंट होती है कोई फीमेल तो उसमें कंजेनिटल एनोमली होने के चांसेस ज्यादा है। किसी किसी में 30 है बट एग्जैक्ट आंसर 30 के बाद, तो मैक्सिमम 30 के बाद ही प्रेग्नेंट होते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ये है 35 ईयर्स के बाद में अगर प्रेगनेंसी होगी तो होने वाले बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है, ऐसे नहीं होता है चांसेस है। लेकिन ये एक्ट्रेस लोग होते हैं ये तो बात नहीं बनते, वो कुछ लोग बोलते हैं उसमें क्यों नहीं होता, उनके पास में इतनी फैसिलिटी होती है, इतनी जेनेटिक काउंसलिंग हर वीक करवाते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब समझते हो, कोरिन निकुलाई सैंपल, बहुत सारे टेस्ट होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हजारों टेस्ट, लाखों रुपए के टेस्ट होते हैं, पहले 4 वीक में करवाएंगे, फिर 8 वीक में करवाएंगे, फिर 9 वीक में 10, मतलब अगर उनको जो ही लगेगा कि अंदर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है वो अबॉर्ट करवा लेंगे। तो अगर लगेगा कुछ नहीं, डाउन हो जाता है ना कि डाउन सिंड्रोम तो पता चल जाता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, तो कुछ भी नहीं है तो ठीक है बस ओके। तो अगर गांव में कोई फीमेल अगर 35 साल से ज्यादा है या 40 ईयर की वो प्रेग्नेंट होती है तो वो कहाँ टेस्ट करवाएगी, टीटी का इंजेक्शन ही नहीं लगवाती, टेस्ट तो दूर की बात है, तो उनके तो बच्चा मिस्टेक हो गया ना। तो इसीलिए तुम अमीरों को देख के अपनी कंपेरिजन नहीं करना, उनके अलग मामले भाई, तेज मामले उनके, कुछ भी एवरीथिंग इज पॉसिबल सब। तो इसलिए अपने को याद क्या रखना 35 के बाद 40 के बाद तो हाइपरटेंशन। अमेरिकन अमेरिकन कल्चर, वहां पर एक केस कल्चर में भी ऐसा बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट लिखना है, नहीं लिखा और आगे बढ़ा तो फिर लिखना। मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्रेशर ज्यादा ही होता है, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन, किसी को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है पहले से जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब वो प्रेग्नेंट हुई ऑलरेडी हाइपरटेंशन, अब होगा नहीं होगा प्रेगनेंसी, बिना प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, तो प्रेगनेंसी के साथ में तो सुपर इंपोज हो गया ना। फिर उसके बाद दो जो है मेडिकल कंडीशन हुई, सेम ऊपर वाली लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ऐसी कोई भी फीमेल जिसको क्रोनिक हाइपरटेंशन है या प्रॉब्लम है तो वो समझ आ गई, कुछ भी डिसऑर्डर है, जो ओबेज है, ये आया था क्वेश्चन, ओबेज पेशेंट को क्या होने के चांसेस रहता है, हाइपरटेंशन आगे होने के चांसेस, मल्टीपीटल वो आ चुका है वापस दोबारा आ गया, 6 नंबर पॉइंट को रिपीट हो गया, सॉरी प्लीज। मल्टीपीटल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। आइडेंटिटी फॉर्म मोड में क्या बताया था, प्री एक्लेम्सिया या हाइपोटेंशन, पढ़ लिया ना आइडेंटिटी फॉर्म मोड, कि जिस किसी को भी जीटीडी है उसमें प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पढ़ा है ना हमने। तो अगर किसी को आइडेंटिटी फॉर्म डायग्नोस हुआ है तो फ्यूचर में प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस है उसको, ये हो गए सारे रिस्क फैक्टर। लिखो, है ना, है ना, है ना, है। हाँ तो तुम कुछ लोग लिखते क्यों नहीं हो, आप लिखते क्यों नहीं हो, कहाँ लिख रही, मेरे को तो नहीं दिख रहा, कॉपी कहाँ है, कॉपी कहाँ है, कॉपी कॉपी है, जोर से बोलो, कॉपी कहाँ है। इसका मतलब कल जब यहाँ से गए तब से वो खोली नहीं होगी ना, तभी तो दूसरा ऑर्डर ऐसे निकली, तब ध्यान कहीं और ही था, तभी तो पढ़ा नहीं होगा ना, नहीं पढ़ा होगा तभी तो भूल गए ना। सेम नोट क्या हुआ, कॉपी खोल के नहीं देखा, क्यों, सेम जैकेट तो पहन के आ गई तुरंत दोनों एक दूसरे का। कॉपी का सेम नोट ध्यान ही नहीं रहा, लिख लिया तो फिर नोट्स कॉपी कैसे, तुम्हारा काम क्या है नोट्स बनाना, और वो चीज तुम भूल गए, फिर तुम क्या बोलूं मैं अब, नहीं नहीं बोलना मुझे बोलना ही नहीं अब, है, है? अरे इंडिया में जब मर्जी हो, इंडिया में कुछ बैन नहीं है, इंडिया में मोदी के 2 बच्चे होने चाहिए, घर बैठे बैठे बोलेंगे अपन करेंगे 10, ऐसे लोग हैं इंडिया में, गवर्नमेंट का कौन क्या मानता है, इंडिया अलग कंट्री है भाई, हम जो बनाए वही कानून, इंडिया में कुछ बैन नहीं है, इंडिया में जो चीज बैन होती है वो ज्यादा बिकती है, जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन होता है
वो चीज ज्यादा बिकती है और उस चीज को खरीदने में क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। देख लो चाहे आप कुछ भी, 8 बजे के बाद में शराब नहीं बिकनी चाहिए और सबसे ज्यादा 8 बजे के बाद ही बिकती है। गुजरात स्टेट है, गुजरात में शराब बैन है। क्या गुजरात के बेवकूफ, गुजरात में शराब क्या है, बैन है। बैन या बैन जो भी है, पता नहीं क्या बोलते हो। हाँ हाँ बैन रे, मैं बैन बोल रहा हूँ ना। हाँ जो भी है मुझे नहीं पता। तो सूरत, अहमदाबाद, वापी, वापी तो शायद इधर पड़ जाता है थोड़ा सा, कुछ मान लो ये रास्ते में ही है। जब हम मुंबई अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं तो वापी वलसाड होते हुए वापी के 15 किलोमीटर अंदर एक बहुत अच्छा यूनाइटेड टेरिटरी, मैंने एक दिन आपको एग्जांपल भी पूछ, उसको बोलते हैं दमन एंड दीव। दमन क्या नाम है, तो वापिस वाला अभी वैकेंसी भी आई थी, उसमें क्या है कि वो 15 किलोमीटर अंदर है, तो तीनों तरफ से तो उसके समुद्र ही है, वो बीच किनारे बचा हुआ एक गांव है अच्छा सा, वो किसमें आता है, यूनाइटेड टेरिटरी है। यूनाइटेड टेरिटरी मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर दारू हमेशा सस्ता मिलता है। यूनाइटेड टेरिटरी में बाकी जगह से 20-30% क्या होता है, सस्ता मिलता है। तो सूरत और अहमदाबाद के लोग सैटरडे और संडे को क्या होती है, छुट्टी। तो उस पूरे गांव में, वो सिटी में, दमन है वो, मैं अभी गया था बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा, 2018 में रुका 2-3 दिन, तब मुझे पता चला उस गांव में, गांव मतलब सिटी टाइप है, एमबी सेंटर कार्य चलती है वहां, फुल फ्लैश मस्त वाली। सूरत और गुजरात के जितने भी लोग, स्पेशली जो अहमदाबाद और सूरत में जो इसका प्रोफेशन है, जो दुकान है या कुछ भी लोग है, बिजनेसमैन है, वो सैटरडे की, सॉरी फ्राइडे की शाम को, जब फ्राइडे वो एंड हो गया फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, तो फिर वो या तो फ्राइडे की शाम को या सैटरडे की सुबह वो आ जाते हैं 2 दिन दमन, बीच किनारे बैठ के विद फैमिली, बेटी बेटा हस्बैंड वाइफ और उनके फ्रेंड लोग पूरे 2 दिन वहां रुकते हैं, वीक में 2 दिन फुल एंजॉय। होटल है, बीच है, एल्कोहल है, चखना है, सब कुछ है और फुल एंजॉय। पानी आता है उधर से यूं, सी सॉन एस्पिरेशन। कौन सा एस्पिरेशन, सी सी सॉन एस्पिरेशन का नाम क्यों पड़ा, इसलिए समुद्र, समुद्र की लहर जैसा एस्पिरेशन है। तो ऐसे आता है पानी, बिल्कुल पानी पैर के टच करके वापस आता है और वो पानी को धक्का मारते हैं और 2 दिन बैठे। मैं 2 दिन रुका उस टाइम, मैंने भी देखा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, मस्त है, बहुत मन हुआ रुकने का। फिर अब 2 दिन घूम के आया, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया था वहाँ। अभी फर्स्ट इंडिया आजाद होने के बाद में पहली बार वैकेंसी आई है दमन और दीव में, और जो पेपर था उसकी क्या क्राइटेरिया था आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा। तो 80 नंबर का पेपर था, 20 नंबर लोकल एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा करके पेपर था वहाँ के लोग पहले नर्सिंग वगैरह कुछ नहीं करते थे, तो इसलिए था नहीं, तो फिर हो गया बार बार का सिलेक्शन ऐसे ही कुछ, हमारे 4-5 जनों का हुआ था, हमारा नंबर बहुत ही ज्यादा आगे तो हो गया। और कहाँ से हो, 20 नंबर एक्स्ट्रा है, मार्किंग 100 में से होगी और पेपर 80 का होगा, तो हमारे नंबर कम से कम 80 में से 70 आए, तो कहीं जाके मेरिट में पड़े, क्योंकि उनके 50 भी हमारे 70 के बराबर है। तो मेरी उसमें कितनी, चौथी 5वीं रैंक लगी थी, उसमें मेरे कितने 69 समथिंग नंबर थे 80 में से। तो उसमें जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे ना, तब हमने देखा वो बहुत मस्त जगह, पास में है, ज्यादा दूर भी नहीं है। दीव तो बहुत दूर है, ज्यादा साइड में, वो एकदम वापी के 15 किलोमीटर अंदर है, मेन रोड से है ना। जब हम जाते हैं तो गुजरात से मुंबई जाते हैं तो मेन रोड पे साइड में है, अच्छी जगह है, मस्त जगह है। तो गुजरात के लोग, गुजरात में मेन एल्कोहल, कितने लोग आते हैं, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक वहां कोई भीड़ नहीं रहती, गांव की पॉपुलेशन 5-7 हजार 10 हजार लोग हैं, और सैटरडे संडे को पैर रखने की जगह नहीं, इतनी गाड़ियां रहती है, सब जीजे पासिंग, जीजे मतलब गुजरात पासिंग की गाड़ियां लाइन लगी हुई है, बैंक का जगह नहीं है, चढ़ नहीं सकते आप, इतने लोग आते हैं, वहां बेन है और इधर एल्कोहल सस्ता मिलता है। फिर 2 दिन दे ना दिन, सच में। तो जिस चीज का बैन होता है वो चीज आपको तो पता ही है, सही आप भी जाते हो, गए थे ना, जाते हैं सब, मुझे पता है। हाँ घूमने जाओ या कुछ भी जाओ, बीच है तो फिर जाते ही है, अच्छा है मतलब, भाई जस्ट पास में समुद्र किनारा है तो लोग क्यों नहीं जाएंगे, अच्छा है। तो इंडिया में कोई चीज बैन वैन सब एक बहाना है, सब चलता है। स्कूल के 200-500 मीटर की रेडियस में सिगरेट बेचना मना है, और सिगरेट स्कूल के अंदर टीचर सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, एक पैर इसके ऊपर रखा, फिर ऐसे किया, ऐसे करते नहीं करते, हम तो पढ़ते थे, हमें पता है। तो मतलब स्कूल के 500 मीटर रेडियस में बेचना मना है, अंदर बैठ के खा रहे हैं। अब बताओ, रेडियस अंदर नहीं आता, तो कुछ भी चलता है, सब चलता है, एवरीथिंग इज फेयर। कुछ नहीं बोल रहा मैं, बस कोई भी पर्सन ईमानदार तब तक है जब तक उसको चोरी करने का मौका नहीं मिला, सही बात तो ये है ना। क्या है, जल्दी लिखो ना, प्रिया क्लेम से आए बड़े। हेलो क्या है, इधर इधर, क्या बात कर रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा, हो गया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, हल्की सी, वैसे तो किसी डिजीज की नहीं पढ़ते बट इसका थोड़ा सा देख लेते हैं बाई चांस। हो गया, प्लीज जल्दी लिखो ना, ऐसे क्या करो, बातें करते हो तो भी तुम टाइम लगाते हो, लिखते भी बहुत धीरे हो, मेरा माथा घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, कभी कभी मुझे लगता है जमीन मेरे चारों तरफ घूम रही है, अब मैं जमीन के चारों तरफ घूम रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यू ऑल। बैठ जाओ, रहने दो, आगे बढ़ो। अब सुनो प्लीज, सुनना,
तो ऐसा समझना कि मैंने इतने रिस्क फैक्टर बताए, ऐसा कोई भी एक पैथोफिजियोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये स्टार्ट करते हो एमएसएन में पढ़ते हो ड्यू टू एनी, तो कोई ऐसा एक रिस्क फैक्टर आया, कुछ भी हुआ होगा, वैसा डैमेज होगी, हाइपरटेंशन हुआ होगा, किसी को ओबेसिटी होगी, कुछ भी हुआ होगा, तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो इसमें क्या होगा, कोई एक कॉज हुआ, उसकी वजह से अपनी ब्लड वेसल्स एब्नॉर्मल हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म एब्नॉर्मल हो जाएगा, उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज होंगे, कुल मिला के हमारी बॉडी में जब हाइपरटेंशन होगा तो प्लेसेंटा को ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्लेसेंटा को ब्लड फ्लो, जब प्लेसेंटा को ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेसेंटा को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस्कीमिया, जब प्लेसेंटा को इस्कीमिया होगा तो इसका सीधी सी बात है, हमारे ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथेलियल डैमेज होगी, इनर लेयर का नाम क्या होता है, एंडोथेलियल डैमेज होगी, जब ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल डैमेज होगी लंबे समय से हाइपरटेंशन की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे मार्कर होते हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे क्या क्या होगा, जैसे एंडोथेलिन ये बढ़ जाएगा, टीबीएक्स थ्रोम्बोक्सेन ये बढ़ जाएगा, पीजीआई प्रोस्टाग्लैंडिन ये कम हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि वैसोडाइलेशन करवाता है वो होगा नहीं क्योंकि हाइपरटेंशन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड कम हो जाएगा, एंजियोटेंसिन की सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सारा का सारा हाइपरटेंशन, बीच वाला मत लिखना, रीनल प्रेशर छोड़ सकते हो भाई, मतलब रीनल प्रेशर कम हो जाएगा, इतना लिखो देखें, जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो साइड में नाम लिखे हुए हैं सब, फिर उसके बाद में बताऊं हाइपरटेंशन से क्या होगा। नॉर्मली ये जो बातें इस पेज को नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, इसके आगे वाली बात पढ़ते हैं सारी, बट फिर भी थोड़ा मैंने 2 मिनट लगेंगे, कोई ना लिख लो, ऐसा कुछ होगा नहीं, बीच में ऐसे एरो करना है डिक्रीजिंग मैनर में, बाद में करो, ओके बाद में करो, बाद में कर लेना, क्या मैसेज करके क्या डिलीट कर देते हो भाई, मेरे को एंजाइटी में डाल देते तुम, कुछ कुछ स्टूडेंट है मैसेज करके डिलीट कर देते हैं, फिर मैं अब देख भी नहीं सकता क्या क्या भेजा क्या डिलीट, सॉल्व हो गया, या तो भेजा मत करो, पता है फिर मेरे को वो मिल गया, तो कुछ बोल देते सर ये भेजा था ये हो गया था, है मैं सोचा ऐसा क्या हो गया जो डिलीट करना पड़ा, हम्म नाम तो दिख रहा है ना, ईटी का मतलब एंडोथिलीन लिखना पड़ेगा, टारगेट आई लेकिन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या है आंसर, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे भी नहीं पता, आंसर तो लिखा होगा ना इसमें, मुझे नहीं पता इसका भाई, पहले वाला तो सही है, ये तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों बातें सही है, मान तो सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, लेकिन एग्जैक्ट मुझे तीसरे का नहीं पता था तो मैं कैसे बताता, दो तो सही है ए और बी, तो अब जब दो सही हो जाए क्लियर कट तो फिर सभी सही माने जाते हैं ज्यादातर। रिंग बसरी का मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लगा देते हैं, तो इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो रिंग कहाँ लगाया, इंट्रावेजिनल लगाया, रिंग लगाया डिस्पायरियोनिया होगा, डिस्पायरियोनिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग कोइटस एक्ट, दूसरा इससे अल्सरेशन होने के लीजन होने के चांसेस है वैजिना में बिल्कुल क्योंकि फॉरेन फॉरेन पार्टिकल है, तीसरा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो तो किसका इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर है, वो कैसे करेगा, ये तो लगा किसमें है, वेजिनल के नाम में लगा रहे हैं, यूरेथ्रा में नहीं लगा रहे ना, तो अब अप्रोक्सीमेट वैसे ही सही हो गया। देखो किसी के पढ़ाए हुए क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करो, पहली बात तो ये, कोई भी जिस किसी टीचर ने पढ़ाया उसी के पूछा, देखो ऐसे क्वेश्चन बुक के लेके आ गए मैं बता सकता हूँ, आप जो पढ़ाए हुए हैं हो सकता है उस क्वेश्चन में क्या रेशनल होगा क्या नहीं होगा, किसी के पढ़ाए हुए तो एसेप्टिक टेक्निक मतलब ऐसी कोई भी टेक्निक जो कि सर्जिकल हो उसको एसेप्टिक बोलते हैं, पहला क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोडक्ट, डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल, यूजिंग एंटीबायोटिक ड्यूरिंग सर्जरी, जिसने पढ़ा है उनसे पूछो, जिसने पढ़ा है उसके सर, तो फिर तो फिर जिसने पढ़ा है उनसे पूछो, ये भी मेरा नहीं, नहीं पढ़ा है लेकिन ये क्लास मेरी नहीं है, क्लास मेरी नहीं है भाई, देखो उस टाइम क्वेश्चन बनाते समय कौन सी लैंग्वेज का क्या यूज किया हुआ बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लिख लिया क्या, तो जिसका हो उससे पूछा करो, जिसने पढ़ा है उनसे पूछो सर इसका क्या आंसर होगा बता देंगे, हाँ किसी बुक का लेके आ जाओ कैसा भी टफ हार्ड उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सब आंसर बता दो, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, अब सुनना लास्ट आंसर क्या था यहाँ पर, हाइपरटेंशन, अब सुनना प्लीज ध्यान दे देना, हाइपरटेंशन जयंती जोधपुर दो दो, हाइपरटेंशन होगा तो इसका मतलब हर एक ऑर्गन में परफ्यूजन क्या हो जाएगा, प्लीज चुप हो जाओ, पता ही नहीं चलेगा, वही नहीं लगेगा कि कब परफ्यूजन कम हुआ, और ऑर्गन परफ्यूजन कम होगा, लो सर किडनी में भी कम, लीवर में भी कम, ब्रेन में भी कम, वेसल्स में भी कम, एंडोथेलियल में भी कम, हर जगह कम, सुनो जब किडनी में परफ्यूजन कम होगा इसका मतलब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो सीधी बात है मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ेगा किडनी में, और यूरिन आउटपुट ज्यादा निकलेगा कम, ऑलिगोयूरिया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्री एक्लेम्सिया में, मैं तो कहता हूं सब बिगड़ता है, मेन किडनी का फंक्शन किससे चेक करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन,
सीरम क्रिएटिनिन, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन भी बिगड़ता है इसमें, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बिगड़ता है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए द बायोकेमिकल मार्कर ऑफ द प्री एक्लेम्सिया इज, मुंडा पोंगुला बा, यूरिक एसिड क्या हो जाएगा ज्यादा, सब होंगे लिंक एब्नॉर्मल केएफटी, लेकिन स्पेशली आपको यूरिक एसिड इंक्रीज भी लिखना है। आप ये लिख सकते हो यूरिक ओलिगोयूरिया एंड एब्नॉर्मल केएफटी, एब्नॉर्मल केएफटी, बट अलग से लिखना है इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड, और यूरिक एसिड के सामने लिखना है इट इज ए बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया। कौन सा मार्कर, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्री एक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर क्या है। तो किडनी वाला मामला सेट हुआ, तो प्री एक्लेम्सिया में ओलिगोयूरिया होता है या पॉलीयूरिया, ओलिगो होगा, किसमें सीवियर में होगा, सीवियर कंडीशन में होगा। देखो परफ्यूजन बिगड़ेगा, ऑर्गन डैमेज तभी होंगे जब माइल्ड में कुछ नहीं होगा। सबके ये सारी बातें सीवियर की होगी, माइल्ड में कुछ भी नहीं, सिर्फ हाइपरटेंशन प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं होगी, फीमेल एकदम नॉर्मल डाइट पे रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑर्गन फेल का मतलब सीवियर की बात चल रही, तो इसका मतलब ये हो गया ओलिगोयूरिया हो गया, एब्नॉर्मल केएफटी हो गई, यूरिक एसिड बढ़ गया, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, ये हो गया किडनी का परफ्यूजन बिगड़ा। अब लीवर का, जब लीवर का परफ्यूजन बिगड़, ये लिखो पहले, तो मैं अभी खिचड़ी हो जाएगी, किडनी लीवर एक हो जाएंगे, है ना, है ना, है ना। किडनी समझ में आई, किडनी से गुर्दा, गुर्दा इज किडनी, both is excretory organ develop in the sacral area found in the T2L3, T12L3, thoracic 12 से लेके लंबा 3 तक होते हैं ना किडनी, हाँ या ना, ओके ओके। अब लीवर बता दे, लीवर, किडनी लिख दी तो लीवर बताऊं, यूरिक एसिड लिखा, बोला था उस समय ध्यान कहाँ था, इनकी बाद में क्या लिखा, इसके बाद में लिखा है कोकोनट ऑयल, बोलना छोड़ दोगे, सही बताओ, तो मैंने कहा इसके पास भी क्या लिखा, आपको पता नहीं यूरिक एसिड लिखा, तो ध्यान का कान तो खोले थे ना, सबने किसी ने नहीं पूछा, आपने कैसे पूछा बताओ, है, अब कुछ नहीं बोला पक्का, देखता हूँ, चलो नेक्स्ट, चलो भाई आज से क्या नाम है उनका, नीतू मैम, आज से नीतू मैम कुछ नहीं पूछेंगे, आज से मैं पूछूंगा, ठीक है, ओके हाँ चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। लेट मी टेल यू माय डियर नर्सिंग ऑफिसर, नाउ वी डिस्कस लीवर, अरे बेटा हिंदी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से ऑर्गन परफ्यूजन बिगड़ा, तो किसका भी बिगड़ा, लीवर का भी, लीवर इज अ मेटाबॉलिक हाउस, इट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, हमारी बॉडी में लीवर ही सब कुछ करता है, मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा, तो लीवर बिगड़ेगा, लीवर में एंजाइम होते हैं मेन दो, एसजीओटी और एसजी, जब भी लीवर को ब्लड सप्लाई अल्टर होगी, लीवर में हेक्साग्लोनल लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटोसाइट सेल होती है, वो डैमेज हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, साइनोसाइड एंजाइम डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से एसजीओटी और एसजीपीटी, जब भी लीवर खराब होगा एसजीओटी बढ़ेगा, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में एसजीपीटी और एसजीओटी डबल हो जाता है, नॉर्मली 40 तक होना चाहिए, 35 टू 40 यूनिट पर लीटर होना चाहिए नॉर्मली हम सबका, इसमें हो जाए मोर देन 70, 70 तक चला जाता है, तो क्या बोलूं, एबनॉर्मल एलएफटी, क्या हो जाएगा, सुनना, एबनॉर्मल एलएफटी, और क्या लिखोगे, एसजीओटी एसजीपीटी डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यस और नो, ये हो गया एसजीओटी और एसजीपीटी डबल हो गया, मामला बिगड़ गया। और कोगुलेशन फेलियर बहुत सीवियर कंडीशन में लीवर का काम होता है क्लोटिंग फैक्टर बनाना, है ना, तो कुल मिला के क्लोटिंग का काम भी नहीं कर पाएगा धीरे धीरे, तो इसमें बोल दूं कोगुलेशन फेलियर भी हो जाता है सीवियर कंडीशन, तो लिख दो कोगुलेशन फेलियर, चलो और यहाँ पे लिखना डबल मतलब 70 यूनिट पर लीटर, डबल का मतलब यहाँ पर 70 यूनिट पर, कितना ये 70 है, कितना है, मैंने लिखा है 70 यूनिट पर लीटर, नॉर्मली 35 से 40 तक रहता, एसओटी पे इतना ही रहता है, एसओटी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है एसओटी का, एएलटी या एएसटी, एसओटी का, एसओटी को एएसटी या एएलटी, आपका होमवर्क मुझे नहीं पता, एक होता है एएसटी, एक होता है एएलटी, फुल फॉर्म भी पढ़ के आना कल, लीवर वाला मामला सेट हो गया, आया ना, लीवर एब्नॉर्मल कर दिया, अब नेक्स्ट ब्रेन, ब्रेन का, ब्रेन, 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 अब देखो हाइपरटेंशन हुआ, ऑर्गन परफ्यूजन खराब हुआ, सीवियर हाइपरटेंशन हुआ, ब्रेन, जब बेंगा हाइपरटेंशन का ब्रेन को ब्लड सप्लाई डैमेज, अल्टर्ड ALTERED अल्टर्ड ब्रेन ब्लड सप्लाई, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है, ये किडनी लंग्स सब झूठी बातें हैं, ब्रेन, किडनी लंग्स सब झूठी है, लंग्स का काम है ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करना, सेंसिटिव नहीं है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन ब्रेन है, एग्जाम का क्वेश्चन है नॉर्सेट का, बॉडी का कौन सा ऑर्गन ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, इसको नहीं मिले तो सहन नहीं होता, फड़फड़ाता है और सीजन आ जाता है, तो अल्टर्ड ब्रेन ब्लड सप्लाई, सेरेब्रल एनोक्सिया, क्या हो जाएगा, सेरेब्रल एनोक्सिया, और उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर बिगड़ जाएंगे और आ जाएगा सीजर, क्या आ जाएगा, सीजर की डेफिनेशन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन बिकॉज ऑफ द नो ब्लड सप्लाई, है ना, ये हो गया सीजर्स।
तो जब सीवियर प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया ना तो सीजर आ जाता है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया के बाद में क्या हो जाता है? सीजर आ जाता है। पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, डोंट वरी, पूरा का पूरा अच्छे से समझ आएगा। अभी हम सिर्फ मैकेनिज्म समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या हाइपरटेंशन है, ऑर्गन परफ्यूजन नहीं है, तो वेसल्स की एंडोथेलियम डैमेज होगी, अभी होगी, होने दो। वेसल्स का मतलब पूरा सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर पूरी बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़े, बढ़ो। अब सुनना, वेसल्स के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, जगह चाहिए, तो ये वेसल्स है। वेसल्स कहां कहां? एक तो पूरी बॉडी की वेसल्स है, तो वेसल्स डैमेज होगी तो कुल मिला के एंडोथेलियल डैमेज हुई, ठीक है भाई, ये एंडोथेलियल डैमेज हुई। एक वेसल्स के बाद में किडनी की ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियल डैमेज हुई, भाई उसमें भी तो है, आया ना। जब किडनी के ग्लोमेरुलस डैमेज होता है तो प्रोटीन छानना बंद हो जाता है, इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा? प्रोटीन यूरिया, हाँ या ना। भाई किडनी की ग्लोमेरुलस डैमेज होगी तो क्या होगा? प्रोटीन यूरिया, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस पड़ा होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पड़ा होगा, तो वैसे ही ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाती है, चला जाता है। अब एंडोथेलियल डैमेज होगी, तो एंडोथेलियल डैमेज होगी तो इससे एक तो हेमोलाइसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, दो बातें। और तीसरी बात जो किसी हालत में याद रखनी है, ये एंडोथेलियल है, इसकी वॉल डैमेज हुई और अंदर एल्ब्यूमिन भी नहीं है क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो गया, तो ये फ्लूइड कहां चला जाएगा? बाहर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडिमा। तो एंडोथेलियल डैमेज होगी, एंडोथेलियल डैमेज होगी, फ्लूइड एस्केप फ्रॉम वेसल्स टू आउटसाइड, तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। दो रीजन है फ्लूइड शिफ्ट होने के, एक तो प्रोटीन नहीं, इसके अंदर एल्ब्यूमिन नहीं है, एल्ब्यूमिन होता तो पकड़ के रखता, तो फ्लूइड शिफ्ट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसी को ही तो बोलते हैं एडिमा। ये हो गया वेसल्स का मामला, और एडिमा प्रोटीन यूरिया भी समझ आ गया वेसल से। भाई फ्लूइड बाहर चला गया ना, एल्ब्यूमिन नहीं है अंदर, तो फ्लूइड शिफ्ट इन इंटरस्टिशियल स्पेस फ्रॉम वेसल्स। क्या हुआ, कुछ पूछ लो? नहीं नहीं, पूछ लो। एक छोटी सी बात है कि अगर बाई चांस ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड बाहर शिफ्ट हुआ तो हीमो कंसंट्रेशन हुआ, हीमो डाइल्यूशन, हीमो कंसंट्रेशन। एग्जामिनर बहुत ही स्मार्ट है, बाई चांस पूछ ले कि प्री एक्लेम्सिया में हीमो कंसंट्रेशन होता है कि हीमो डाइल्यूशन, तो आपको हीमो कंसंट्रेशन आंसर है। पूरी प्रेगनेंसी में हीमो डाइल्यूशन है, बट प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्सिया की सीवियर कंडीशन में हीमो कंसंट्रेशन होगा कैसे? ये ब्लड वेसल्स है, इसमें फ्लूइड है, इसमें एल्ब्यूमिन नहीं है, तो फ्लूइड कहां चला गया? तो ब्लड क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। तो क्या बोल सकते हैं आप लोग? इसकी वजह से एडिमा भी लिख सकते हैं और हीमो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। कल के दिन तुम क्वेश्चन लेके आओ, उससे पहले मैं बता दूं कि सर हीमो कंसंट्रेशन क्यों हुआ प्री एक्लेम्सिया, मुझे पता है क्वेश्चन लेके आओगे, नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या होगा? फ्लूइड बाहर जाएगा तो अंदर फ्लूइड कम रहेगा, फ्लूइड कम रहेगा, जो भी चीज है वो क्या होगी? कंसंट्रेटेड होगी ना। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया के केस में हीमो कंसंट्रेशन होता है, ना कि हीमो डाइल्यूशन। पूरी प्रेगनेंसी में हीमो डाइल्यूशन है, बट सीवियर कंडीशन में हीमो कंसंट्रेशन, फ्लूइड शिफ्ट होने की वजह से। समझ में आया? अरे कुछ नहीं है, पानी बाहर निकल गया तो अंदर से क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट बचे, तो कंपैरेटिवली सॉल्यूट गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको हीमो कंसंट्रेशन बोल दी। आगे समझ में इतना? आगे बढ़ू, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। फिजियोलॉजी पे वो क्या बोलते हैं, इटियोपैथोलॉजी क्या होती है वो समझ में आ गई? हाँ, वो पैथोफिजियोलॉजी, इटियो जो भी है। आगे क्या? अब देखना, अब आएगा आनंद है, तब क्या आएगा? आनंद। जल्दी करो फटाफट, डन। आगे बढ़ू, मिटा दो, मिटा दो, यस यस यस। फ्री एक्लेम्सिया दो टाइप का, कितने टाइप का? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। कौन सा कलर हो रहे? माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, और दूसरा सीवियर प्री। सुनो एक बात प्लीज, एक मिनट सुन लो, पूरा डिजीज अभी इजी हो जाएगा। अभी तक तो समझ में आया ना पूरा? माइल्ड प्री एक्लेम्सिया का मतलब है ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ज्यादा स्पेशल कोई डाइट भी नहीं देना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखते रहना, बीच बीच में फॉलो। मतलब ऐसी कोई भी फीमेल, ऐसी कोई भी फीमेल जिसकी बीपी 140 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 140/90 से ज्यादा है, बट 160/110 से कम है, और उसको प्रोटीन यूरिया +1 और +2 है। पहली बात है तो दो, इतनी बेसिक डेफिनेशन ये है, ऐसी कोई भी फीमेल जिसकी ब्लड प्रेशर << 160/110 है, जिसका ब्लड प्रेशर 160/110 से कम है, और प्रोटीन यूरिया +3 +4 नहीं है, मतलब +1 और +2 है। क्या समझ में आया? नो मेजर्स प्रॉब्लम्स, सीवियर प्री एक्लेम्सिया का मतलब सब कुछ होगा, पूरा डेफिनेशन बताएंगे, बट शॉर्ट ये है 160/110 से ज्यादा बीपी, प्रोटीन यूरिया +3 +4, बहुत सारी चीजें, ये तो एक जस्ट हिंट दिया आपको। समझ में आया इतना? माइल्ड और सीवियर में समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। माइल्ड किसको बोलेंगे? भाई हाइपरटेंशन का मतलब भी प्रेगनेंसी में 140 है, तो 140 से तो ज्यादा ही होगा, बट 160 से
और वो 110 से कम है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो 160/110 से ज्यादा है, और प्रोटीन यूरिया पहले ही पढ़ चुके हैं। +1 +2 माइल्ड, +3 +4, इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया ना? हाँ या ना? आगे बढ़ू? इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाऊं? अब ये चीज याद रहेगी दोनों, ये दोनों चीज चाहिए। और माइंड में सोच रहा, माइंड में एक चीज डालो, इसमें कुछ नहीं होता ज्यादा, इट इज ए माइल्ड प्रॉब्लम। रेगुलर डाइट, ज्यादा डाइट में कोई चेंजेस नहीं लाना, बस एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं देना, एक्स्ट्रा सोडियम नहीं देना, बाकी नॉर्मल कुछ ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत, इसमें सब कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, तो हम पढ़ेंगे अभी। आया समझ में इतना? वो भी तो तुमने बीएससी में भी पढ़ी होगी ना, प्री ऐसे ही पढ़े थे सब, तो कैसे पढ़े थे? डिसऑर्डर ऐसे ही पढ़े थे, ऐसे नहीं पढ़े थे। आपके कैसे पढ़ते हैं? डीसी दत्ता, लाइन टू लाइन, बस पीपीटी से या फिर पीपीटी पूरी लाइन टू लाइन, या ऐसे बीच में कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ होता है, या बोल जाता है ऐसे? नहीं, टीचर ऐसे बोल जाता है या फिर कुछ ऐसे ऐसे करता है, कुछ समझाते कैसे, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाते तो मैं कहता हूँ अच्छा ही है, बट मतलब नोट्स कैसे होते हैं, मेरे नोट्स नहीं देखे हुए इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा पीपीटी से, चलो आगे बढ़े। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, तो क्या करना, माइल्ड सीवियर का डेफिनेशन तो मैंने लिखवा दिया, आपको सिर्फ मैं कहूँ वैसे करना है, कुछ नहीं करना है। मैं कहूँ तो सुनो, एक बनाओ टेबल, ये गलती से हो गया, 3 बॉक्स बनाना है, एक तरफ लिखना सीरियल नंबर, क्या लिखना, एक तरफ लिखना माइल्ड प्री, 3 कॉलम बनाओ ऐसे, सीरियल नंबर, माइल्ड प्री, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया पैरामीटर, ये कौन सा प्री, और ये कौन सा